नमस्कार दोस्तों, सभी का स्वागत है सिंपल बीएन बीपीएससी में। अभी हम करने जा रहे हैं 6 जनवरी 2022 का पेपर जो कि सीटेट से संबंधित है। तो एक बार आप चैनल के प्लेलिस्ट में विजिट करें और इसे जो है देख लें। और एक बात, आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो पहले चैनल को प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिए और वीडियो को जो है ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए। और आप लोग जो है कमेंट नहीं करते हैं, ये बहुत ही बुरी बात है। आप जो है कमेंट किया करिए ताकि आप जो है आगे यदि कोई और भी चाहते हैं इस प्रकार के प्रीवियस क्वेश्चन के या कुछ समझ में नहीं आ रहा है तो आप प्रश्न कर सकते हैं। तो शुरू करते हैं वीडियो को। तो आप देख पा रहे हैं सीडीपी यानी कि बाल विकास एवं शिक्षा शास्त्र। प्रश्न 1 है, बच्चों के विकास का क्रम डैश, यानी कि देखिए ऑप्शन है अमूर्त से मूर्त की तरफ होती है, सामान्य से विशिष्ट की ओर होती है, पैरों से सिर की ओर होती है, हाथ से केंद्र की ओर होता है। तो देखिए अमूर्त से मूर्त की ओर नहीं होती है, ये तो गलत हो जाएगा। ये तो मूर्त यानी कि ये जो है सोचना, सोचने का प्रक्रिया है जिसमें जो है इमेजिनेशन करते हैं, कल्पना करते हैं। ये जो है मूर्त रूप से सोचना हो गया, और माफ़ कीजिएगा अमूर्त रूप से सोचना हो गया। और मूर्त यानी कि जो हम देख रहे हैं, देखकर जो बच्चे सीखते हैं वो जो है मूर्त रूप से सीखना हो जाता है। ठीक है, तो ये तो नहीं होगा। सामान्य से विशिष्ट की ओर ही होता है, बिल्कुल सही। जो विकास जो है बच्चों का वो सामान्य से जो है जटिल की ओर होता है, विशिष्ट की ओर होता है। ठीक है, तो ये जो है करेक्ट आंसर इसका हो जाएगा ऑप्शन सेकेंड। पैरों से सिर की ओर होता है, नहीं। हाथ पैर से केंद्र की ओर होता है, नहीं। तो देखिए ये जो है करेक्ट आंसर हो जाएगा इसमें ऑप्शन सेकेंड। आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन 2 है। इसमें जो है कथन दिए गए हैं, तर्क दिए गए हैं। तो वो बच्चे जो आय वाली परिवार से हैं, उच्च आय वाले, ठीक है, यानी कि जिनका जो है हाई इनकम है, उच्च आय, जो यानी कि जो परिवार जो है अमीर है, ठीक है, उन बच्चों से अपना दिन बहुत अलग बिताते हैं जो निम्न आय वाले परिवार से हैं। तो देखिए ये क्या है कि मतलब बच्चे जो हैं जो अमीर घरों के बच्चे होते हैं वो गरीब घरों के बच्चे यानी कि जिनका निम्न आय है, यानी कि इनकम जो है लो है, उन परिवारों के बच्चों से जो है अलग रहने का प्रयास करते हैं। और उनका जो दिनचर्या होती है, जो अमीर घरों के बच्चों का जो दिनचर्या होता है वो गरीब घर के बच्चों की दिनचर्या से जो है अलग होती है। क्या जो ये कथन सही है? तो देखिए, और देखिए क्या इसका जो है तर्क दिए गए हैं, पहले तर्क भी देख लेते हैं। बचपन की संकल्पना सार्वभौमिक नहीं है तथा बचपन में बहुत विविधता है। तो देखिए बचपन में से आर जो है सही दिया गया है, ठीक है, और ए भी जो है इसमें सही ही दिया गया है। ठीक है, तो बच्चे का जो होगा तो ठीक है, ये भी सही है, ये भी सही है, ठीक है। लेकिन देखिए कथन जो है इसमें अलग दिया गया है और तर्क जो है अलग है। इसका जो क्यू का जो प्रश्न है कथन का, ये जो है इसको पूरा नहीं कर रहा है आर, ठीक है। तर्क जो है वो अलग है और कथन जो है अलग है, ठीक है। तो कथन का जो है पूर्ति तर्क नहीं कर पा रहा है, तो आर जो है ए का सही व्याख्या नहीं कर रहा है, ठीक है। तो इसमें जो है दोनों सही दिया गया है लेकिन आर जो है सही व्याख्या नहीं है ए की, ठीक है। ऑप्शन सेकंड सही हो जाएगा। नेक्स्ट है, एक बच्चा पहले अपने हाथ से बॉल जैसी बड़ी चीज़ों को पकड़ना सीखता है, उसके बाद चिमटी पकड़ का इस्तेमाल करके एक मोटर उठाना सीखता है। यह उदाहरण विकास के किस सिद्धांत को दर्शाता है? तो देखिए इसमें जो है ऑप्शंस हैं शीर्षगामी, समीप दूराभिमुख, साम्य धारण, संरक्षण। तो देखिए ये जो है समीप दूराभिमुख का जो है उदाहरण है, ठीक है। बच्चे जो है जैसे बड़े बड़े चीज़ होते हैं वो आसानी से पकड़ लेते हैं और बाद में जो है वो अपने उंगलियों को पकड़ के जो है कोई काम करना सीखते हैं, जैसे कि पेंसिल से लिखना हो गया, और जो उंगलियों से किए जाने वाले कार्य हैं वो जो है बाद में सीखते हैं, और जो बड़े बड़े काम हैं जो हाथ से पकड़ के कर लिया जाता है वे जो है वे जो है वो पहले ही कर लेते हैं। तो देखिए इसमें जो है क्या होता है कि जो डेवलपमेंट होते हैं बच्चों को, उंगलियों का जो है विकास उतना अच्छे से नहीं हुआ रहता है और हाथों का जो है विकास पहले ही हो जाता है, ठीक है। तो ये जो है समीप दूराभिमुख का जो है ये इसमें करेक्ट आंसर हो जाएगा समीप दूराभिमुख, ठीक है। नेक्स्ट देखते हैं,
फिर से कथन और कारण वाले क्वेश्चन आ गया। बच्चे अपने समाज के, देखिए यहाँ पे कुछ कट गया है, बारे में होगा, ठीक है, यहाँ पे बारे में जानकारी, कौशल, मूल्य और रीतियाँ, ठीक है, रीतियाँ या रीतियों होगा यहाँ पे, केवल अभिभावकों से ही सीखते हैं। क्या बच्चे जो हैं समाज का जो कौशल है, मूल्य है, रीतियाँ है, ये सब केवल अभिभावक से ही सीखते हैं? नहीं, ये गलत हो जाएगा, ठीक है, कथन जो है गलत दिया गया है। और देखिए तर्क में क्या है, बच्चों का समाजीकरण एक सरल व रैखिक प्रक्रिया है। नहीं, ये जो है रैखिक प्रक्रिया नहीं है, बल्कि ये जो है बच्चों का जो समाजीकरण है ये जो है वर्तुलाकार प्रक्रिया है, रैखिक प्रक्रिया नहीं है। तो ये भी गलत दिया गया है, दोनों कथन और कारण जो है गलत दिए गए हैं। ऑप्शन 4 इसमें करेक्ट हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन 5 में। किस अवस्था में बच्चे वस्तु स्थायित्व की समझ तो बना लेते हैं परंतु यह नहीं समझ पाते कि क्रियाएं परिवर्तनीय है और उनके निर्णय चीज़ों की मौजूदा दिखावट पर निर्भर करते हैं? तो देखिए बच्चे जो हैं किस अवस्था के बारे में पूछा गया है इसमें, वस्तु स्थायित्व की समझ बना लेते हैं। तो देखिए जो 0 से 2 वर्ष का जो समय होता है, 0 से 2 वर्ष का जो समय होता है, इसी में जो है बच्चों का ये जो है गुण देखने को मिलती है कि बच्चे जो हैं वस्तु स्थायित्व का जो है समझ बना लेते हैं। जैसे कोई भी चीज़ें को देखेंगे तो उसके प्रति जो है वो आकर्षित होते हैं और उन्हें जो है उससे जो है खेलने का प्रयास करते हैं, ठीक है। तो इसमें और दिया गया है कि परंतु यह नहीं समझ पाते कि क्रियाएं परिवर्तनीय हैं और उनके निर्णय चीज़ों को मौजूदा दिखावट पर निर्भर करते हैं। तो देखिए इसका जो है करेक्ट आंसर हो जाएगा संवेदी चालक या संवेदी कामक अवस्था जो होती है, 0 से 2 वर्ष का जो समय होता है बच्चों का, ठीक है, 0 से 2 वर्ष के जो उम्र वाले बच्चे होते हैं उनमें जो है ये गुण पाए जाते हैं। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 6। पूर्व संक्रियात्मक अवस्था के बच्चों के लिए शिक्षक को, तो प्री ऑपरेशनल स्टेज जो होता है वो होता है आपका, तो देखिए ये जो है अवस्था होती है 2 से 7 वर्ष की, ठीक है, 2 से 7 वर्ष की जो बच्चों की एज होती है इसे जो है हम पूर्व संक्रियात्मक अवस्था यानी कि प्री ऑपरेशनल स्टेज के रूप में जानते हैं। और इसमें जो है क्या होता है कि बच्चों के जो है बच्चों के लिए शिक्षक को क्या करना चाहिए, देख लेते हैं ऑप्शंस क्या क्या हैं। मूर्त संसाधनों व बहुत सी दृश्य श्रव्य सामग्री का प्रयोग करना चाहिए। जटिल पदानुक्रमित संबंधों को दिखाते हुए चित्रों का प्रयोग करना चाहिए। नहीं, ये गलत हो जाएगा। अमूर्त समस्याओं पर काम करने के लिए करना चाहिए। बच्चे जो है उस समय कल्पना करने के लिए सक्षम नहीं होते हैं, तो अमूर्त समस्याओं पर जो है वो काम नहीं कर सकते हैं, ये तो गलत हो जाएगा। परिकल्पनात्मक सोच वाली समस्याओं को सुलझाने के मौके मुहैया कराने चाहिए, ये भी नहीं होगा, ठीक है, बच्चे उतना नहीं सोच पाएंगे। तो इसमें जो है करेक्ट आंसर हो जाएगा मूर्त संसाधनों व बहुत सी दृश्य श्रव्य सामग्री का प्रयोग करना चाहिए, जिसमें जो है चित्रित हो, ठीक है, जो ऑडियो जिसमें जो है बच्चे सुनकर जो है कुछ सीख रहे हैं, देखकर कुछ सीख रहे हैं, विजुअल का प्रयोग किया जा रहा है। इस प्रकार से जो है बच्चे देखकर सीखेंगे, सुनकर सीखेंगे। तो जो 2 से 7 वर्ष के बच्चे होते हैं उनके लिए जो है इस प्रकार के जो है सामग्री उपयोग करना चाहिए एक शिक्षक को। करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन 1। क्वेश्चन 7 है, निम्नलिखित में से पार्ड का सही उदाहरण क्या है? तो देखिए पार्ड यानी कि स्कैफोल्डिंग, जिसका जो है सिद्धांत दिया था लेव वाइगोत्स्की ने, और लेव वाइगोत्स्की ने जो है कहा था कि पार्ड जो होता है इससे बच्चों को जो है क्या किया जाता है कि किसी संकेत को देकर, सिंबल को देकर या जो है सिंबल के माध्यम से या इशारे के माध्यम से जो है बच्चों को समझाने का प्रयास किया जाता है ताकि वे जो है आसानी से सीख सकें। तो देख लेते हैं ऑप्शंस क्या क्या है। सवालों के जवाब बताना, तो आपने कोई सवाल दे दिया उसका जवाब आप खुद बता दे रहे हैं, तो ये जो है पार्ट का उदाहरण नहीं है, ये गलत हो जाएगा। संकेत व एवं इशारे देना, करेक्ट होगा ऑप्शन 2। मैंने अभी भी आपको बताया बच्चों को जो है संकेत दिया जाता है, इशारा किया जाता है, और इस प्रकार से जो है बच्चों को जो है सीखने में आसानी होता है। जहाँ भी वो कंफ्यूज रहते हैं उन्हें जो है जब संकेत मिलता है, इशारा मिलता है, तो वो जो है आसानी से सीख लेते हैं। तो पार्ट का जो है सही उदाहरण यही है। भौतिक पुरस्कार देना नहीं होगा, उद्दीपन प्रतिक्रिया के अनुकूल को सक्रिय करना नहीं। तो देखिए करेक्ट जो होगा इसमें ऑप्शन 2 हो जाएगा, संकेत एवं इशारे देना। क्वेश्चन 8 है, लेव वाइगोत्स्की का मानना था कि,
तो देखिए लेव वाइगोत्स्की का क्या मानना था, देख लेते हैं ऑप्शंस में। सीखना केवल ज्ञान का अवशोषण है, नहीं। सीखना इनाम के प्रति एक नियंत्रित प्रतिक्रिया है, नहीं। क्या पुरस्कार लेने के लिए जो है एक बच्चे जो है सीखते हैं, नहीं, ये गलत है, ठीक है। और सिर्फ ज्ञान का अवशोषण के लिए जो है सीखा जाता है, ये भी नहीं होगा, बल्कि इसका जो है प्रयोग भी होता है हमारे जीवन में, ठीक है। तो ये भी गलत है, ये भी गलत है। ज्ञान को शिक्षकों द्वारा विद्यार्थियों को निष्क्रिय तरीके से पोषित किया जा सकता है। कहीं भी निष्क्रिय वर्ड दिखे आप समझ जाइएगा ये जो है नेगेटिव ऑप्शन होगी, ठीक है। तो ये भी नहीं होगा। विद्यार्थियों को निष्क्रिय करने के लिए नहीं, बल्कि ज्ञान से जो है बच्चे और सक्रिय होते हैं, ठीक है। और वे जो है चीज़ों को सीख पाते हैं, जान पाते हैं चीज़ों के बारे में, तो उनका जो है और नॉलेज बढ़ती है, ज्ञान बढ़ती है, और ज्ञान पाकर जो है बच्चे सक्रिय होते हैं और एक्टिव होते हैं, ठीक है। तो ये नहीं होगा। ज्ञान का सह निर्माण, इसमें पूरा ऑप्शन नहीं है। ज्ञान का सह निर्माण उस क्षेत्र में होता है जो बच्चे के स्वतंत्र रूप से कार्य करने व दूसरों की मदद से करने में है। तो देखिए करेक्ट आंसर जो होगा ऑप्शन 4 ही होगा। लेव वाइगोत्स्की के सिद्धांत में जो है यही है कि ज्ञान का सह निर्माण उस क्षेत्र में होता है जो बच्चे के स्वतंत्र रूप से कार्य करने व दूसरों की मदद करने में है, ठीक है। तो ऑप्शन 4 करेक्ट हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 9। लॉरेंस कोलबर्ग द्वारा प्रतिपादित नैतिक विकास के किस स्तर पर व्यक्ति यह तर्क करते हैं कि मानवाधिकार व न्याय सबसे जरूरी है, भले ही वह सामाजिक कानून के खिलाफ हो। तो देखिए लॉरेंस कोलबर्ग द्वारा प्रतिपादित नैतिक विकास के स्तर पर व्यक्ति यह तर्क करते हैं कि मानवाधिकार व न्याय सबसे जरूरी है, भले ही वह सामाजिक कानून के खिलाफ हो, ठीक है। तो इस प्रकार के जो है तर्क कब बच्चा देने लगता है, आज्ञा पालन एवं दंड अभिविन्यास नहीं। इस अवस्था में जो है बच्चों का क्या होता है कि यदि हम आज्ञा का पालन करेंगे तब जो है हमें दंड नहीं मिलेगा, इस प्रकार से जो है सोचते हैं। तो वे जो है जो भी उनके माता पिता कहते हैं उसका आज्ञा पालन करते हैं और दंड से जो है वो डरते हैं, और इसी को जो है आज्ञा पालन एवं दंड अभिविन्यास कहा जाता है। अच्छा लड़का अच्छी लड़की अभिविन्यास, देखिए ये भी नहीं होगा, क्योंकि इसमें जो है बच्चे जो है वो कार्य करते हैं जिसमें लोग जो है उनका बड़ाई करें, उनका जो है तारीफ करें, ठीक है। जब बच्चे का जो है तारीफ होता है तो वो उसी प्रकार के कार्य को जो है और कर रहे होते हैं, और जो है वो दिखाने का प्रयास करते हैं, एक अच्छा लड़की के रूप में या अच्छा लड़का के रूप में जो है वो बनने का प्रयास करते हैं और जो है तारीफ पाना चाहते हैं, ठीक है। तो ये नहीं होगा। आगे है आधिकारिता एवं सामाजिक क्रम व्यवस्था अभिविन्यास, बिल्कुल सही है। इसमें जो है बच्चा जो है क्या बात करता है कि जो मानवाधिकार है, न्याय है, ये जो है सबसे ज़रूरी है। समाज में जो नियम बनाए गए हैं ये बहुत ज़रूरी चीज़ है, ठीक है। तो अधिकारिता यानी जो भी अधिकार हैं और समाज में जो नियम बनाए गए हैं उसे जो है हमें फॉलो करना चाहिए, ये सबसे अधिक आवश्यक होता है। यही जो है सोच बन जाता है इस अवस्था में। तो अधिकारिता एवं सामाजिक क्रम व्यवस्था अभिविन्यास करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट है क्वेश्चन 10। एक प्रगतिशील कक्षा में अधिगम, तो देखिए जो प्रगतिशील कक्षा होता है उसमें जो है अधिगम क्या होता है, एक सरल प्रक्रिया है, एक सामाजिक प्रक्रिया है, केवल औपचारिक अनुदेश द्वारा ही हो सकता है, परीक्षाओं पर प्रतिबंधात्मक है। तो देखिए इसका जो है प्रगतिशील कक्षा में जो है क्या होता है कि अधिगम जो है एक सामाजिक प्रक्रिया होता है, जहाँ पे जो प्रगतिशील कक्षाएं होती है उसमें क्या होता है कि बच्चे जो है एक दूसरे से बातचीत करते हैं, संवाद करते हैं और इंटरेक्शन होती है और गतिविधि करते हैं, समूह में कार्य करते हैं, सभी वर्गों का जो है बच्चे एक साथ पढ़ रहे होते हैं, समावेशी कक्षा होती है और इस प्रकार की कक्षा जो है प्रगतिशील कक्षा होती है। और इसमें जो है क्या होता है कि अधिगम जो है एक सामाजिक प्रक्रिया है, ठीक है। ऑप्शन 2 करेक्ट हो जाएगा। चैनल को सब्सक्राइब अभी तक आपने नहीं किया होगा तो प्लीज़ चैनल को पहले सब्सक्राइब कर लें। और आप लोग जो हैं कमेंट बहुत कम करते हैं, कमेंट किया कीजिए और साथ में जो है शेयर भी कर लीजिए वीडियो को, जितना मैक्सिमम आप शेयर कर सकते हैं। ओके, आते हैं क्वेश्चन पर। क्वेश्चन 11 है, हार्वर्ड गार्डनर के अनुसार निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है। तो देखिए हार्वर्ड गार्डनर ने जो है 9 प्रकार के बुद्धि के बारे में इन्होंने बताया है, और ये बुद्धि जो है बुद्धि के बारे में इन्होंने बताया था, और इनके अनुसार जो है कौन है कथन सही है, देख लेते हैं कथन को। बुद्धिमत्ता को परिपोषित व विकसित नहीं किया जा सकता है, नहीं, ये गलत है।
हर व्यक्ति में विविध प्रकार की बुद्धिमत्ताएं होती है, बिल्कुल सही। और देख लेते हैं ऑप्शन क्या है। उपलब्धि बुद्धिमत्ता का सफल पैमाना है। नहीं, ये नहीं होगा। एक खास वर्ग के व्यक्ति दूसरे वर्गों के व्यक्तियों से ज़्यादा बुद्धिमान होते हैं, ऐसा कुछ नहीं होता है। सभी का जो है बुद्धि बराबर होती है, लेकिन उनका जो है यूज करने का जो तरीका होता है, कहा गया है कि माइंड जो है सबका सेम है, लेकिन यूज उसका आप यूज कितना कर पाते हैं वही डिपेंड करता है, ठीक है, कि आप जो है कितने बुद्धिमान हैं। तो यहाँ पे देखिए हर व्यक्ति में विविध प्रकार की बुद्धिमत्ताएं होती है, बिल्कुल सही है। जैसे कि हार्वर्ड गार्डनर ने कहा था 9 प्रकार की बुद्धि जिस तरह से इन्होंने दिया है कि किसी के पास स्थानिक बुद्धि है, किसी के पास भाषिक बुद्धि है, किसी के पास जो सांगीतिक बुद्धि है। तो अनेक प्रकार के जो है बुद्धि है, इसीलिए जो है कोई डॉक्टर है, कोई दार्शनिक है, कोई वैज्ञानिक है, कोई मैकेनिक है, बहुत सारे जो है अलग अलग सब में गुण है, अलग अलग बुद्धि है। इसी कारण से जो है सबका अलग अलग ऑक्यूपेशन भी देखने को मिलती है, ठीक है। तो इसमें जो है विविध प्रकार की जो है बुद्धिमत्ताएं हर व्यक्ति में पाई जाती है। तो करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन 2। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन 12 में। राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 NEP 2020 पूरे देश के लिए प्राथमिक स्तर पर किस भाषा को निर्देश के माध्यम से प्रस्तावित करती है? तो देखिए आपके ऑप्शन है हिंदी, अंग्रेजी, संस्कृत, मातृभाषा अर्थात घर की भाषा। तो देखिए राष्ट्रीय शिक्षा नीति में 2020 में भी कहा गया है, और इससे पहले 1986 का जो दस्तावेज है इसमें भी कहा गया था कि जो मातृभाषा है इसको जो है हमें बढ़ावा देना है। प्राथमिक स्तर पर जो बच्चों का जो सीखने का जो है सबसे आसानी से जो किस प्रकार से सीख पाते हैं, तो वो अपनी मातृभाषा से ही सीख पाते हैं। दूसरा ऑफिशियल लैंग्वेज जो होते हैं जैसे हिंदी है, इंग्लिश है, या कोई भी भाषा अन्य भाषा है, उन्हें जो है समझ में नहीं आती है, तो उन्हें समझने में कठिनाई होती है, और जब पाठ्य पुस्तकों को पढ़ाया जाता है उन भाषाओं में तो वो समझ नहीं पाते हैं, इसलिए जो है वो भाषा के कारण से जो है बच्चे पिछड़ जाते हैं। तो इसलिए NEP 2020 में नेशनल एजुकेशन पॉलिसी में जो है ये बात कही गई है कि जो भाषा जो है प्राथमिक स्तर पर वो कौन सा प्रयोग किया जाना चाहिए, तो वो जो है मातृभाषा, बच्चे की जो भी मातृभाषा है, उनकी जो घर में जो जिस भाषा को जो है बोला जाता है उसी भाषा पर जो है अधिक फोकस किया जाना चाहिए, उसी भाषा को जो है बोला जाना है, ठीक है। तो करेक्ट आंसर इसमें हो जाएगा ऑप्शन 4, मातृभाषा घर की भाषा। ओके, आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन 13 में। बैठने की व्यवस्था में लचीलापन, अधिगमकर्ताओं का समूह में कार्य करना किस कक्षा कक्ष की विशेषताएं हैं? तो देखिए बैठने की व्यवस्था में लचीलापन हो, अधिगमकर्ताओं को समूह में कार्य करने के लिए जो है प्रोत्साहित किया जा रहा हो, किस प्रकार की कक्षा कक्ष की विशेषताएं हैं देख लेते हैं। व्यवहारवादी कक्षा कक्ष, सामाजिक संरचनावादी कक्षा कक्ष, शिक्षक केंद्रीय कक्षा कक्ष, पाठ्यपुस्तक केंद्रीय कक्षा कक्ष। तो देखिए यहाँ पे जहाँ पर जो है बैठने की बच्चे जो है किसी प्रकार से बैठ सकते हैं, बात कर सकते हैं, ठीक है, और समूह में जो है कार्य करने गतिविधियाँ कराई जाती है, एक दूसरे से बच्चे जो है बातचीत करते हैं, उस प्रकार की जो कक्षा कक्ष है, किस प्रकार की जो कक्षा कक्ष का ये विशेषताएं हैं। तो देखिए व्यवहारवादी कक्षा कक्ष का नहीं है ये। शिक्षक केंद्रीय कक्षा कक्ष बिल्कुल नहीं, यदि शिक्षक केंद्रित होगा तो सिर्फ शिक्षक जो है क्या कहते हैं कि साइलेंट रहो, डिसिप्लिन में रहो, अनुशासन में रहो, कोई एक दूसरे से बात मत करो, इस प्रकार से जो है शिक्षक केंद्रित कक्षा कक्ष होते हैं। और मेन फोकस जो है शिक्षक उसमें लेक्चर दे देते हैं और बच्चे से बस सुनते हैं, और वो कुछ जो है लर्निंग का जो है सही प्रक्रिया नहीं है। और पाठ्य पुस्तक केंद्रित कक्षा कक्ष नहीं, ये भी नहीं होगा, क्योंकि पाठ्य पुस्तक जो केंद्रीय कक्षा कक्ष है इसमें जो है क्या होता है कि पाठ्य पुस्तक में जो भी दिए गए हैं सिर्फ उसी को पढ़ाया जाता है, बच्चों का अनुभव से जोड़कर जो है कुछ भी उन्हें नहीं सिखाया जाता है, और जो पूरी तरह से जो है ये सिलेबस पर ही केंद्रित होता है, ठीक है, और किताबों पर जो है ये केंद्रित होता है, तो ये नहीं होगा, ठीक है। तो करेक्ट आंसर जिसमें हो जाएगा सामाजिक संरचनावादी कक्षा कक्ष, जिसमें जो है बच्चे जो है क्या करेंगे, सामाजिक एक समाज की तरह जो है उनमें सीखते हैं बच्चे, जो है अनेक वर्गों से बच्चे आते हैं, अनेक संस्कृति को फॉलो करने वाले होते हैं, अनेक भाषा को बोलने वाले बच्चे होते हैं, तो एक साथ जो है बैठकर पढ़ते हैं, एक साथ बैठकर कार्य करते हैं और एक दूसरे से बातचीत करते हैं, और वे जो है उनका जो है सोच जो होता है संरचनावादी सोच रखते हैं, ठीक है, तो उनका जो है डेवलपमेंट सही तरीका से होता है, और इस प्रकार की कक्षा को जो है हम सामाजिक संरचनावादी कक्षा कक्ष कहते हैं। तो इसकी विशेषता है, ठीक है, ऑप्शन सेकंड हो जाएगा। क्वेश्चन 14 है, किस प्रकार की शिक्षा शास्त्र एक शिक्षक को अपनी कक्षा में व्यक्तिगत विभिन्नताओं का ध्यान रखने में मदद करेगा?
तो किस प्रकार का शिक्षा शास्त्र जो है एक शिक्षक को अपने कक्षा में व्यक्तिगत विभिन्नताओं का ध्यान रखने में मदद करेगा। तो देखिए व्यक्तिगत विभिन्नताएं सभी में जो है अलग अलग जो है गुण पाए जाते हैं बच्चों में, सबका अलग अलग टैलेंट होते हैं, सबका अलग अलग क्वालिटी होता है, ठीक है। तो इसको जो है ध्यान रखने के लिए एक शिक्षक को क्या करना चाहिए? ऑप्शन देख लेते हैं। मानकीकृत व एक समान, नहीं, ये नहीं होगा, ठीक है। मानकीकृत नहीं होना चाहिए, सबके लिए एक समान पाठ्यक्रम नहीं होना चाहिए, अलग अलग होना चाहिए। कुछ बच्चे जो हैं कमज़ोर हो सकते हैं, कुछ बच्चे जो हैं टैलेंट हो सकते हैं, तो उन्हीं के अनुसार जो है इस चीज़ को ध्यान, व्यक्तिगत विभिन्नताओं को ध्यान में रखते हुए जो है शिक्षक को जो है क्या करना है? पढ़ाना है, ठीक है। पूरी तरह से परीक्षाओं पर केंद्रित होना चाहिए, नहीं, पूरी तरह से सिर्फ परीक्षा ले लेना जो है ये नहीं बताता है कि बच्चा जो है सही तरीक़ा से सीख रहा है नहीं सीख रहा है, तो ये गलत हो जाएगा। पूरी तरह से पाठ्यपुस्तक पर केंद्रित होना, नहीं, ये भी गलत हो जाएगा, ठीक है। बच्चे जो है पूरी तरह से पाठ्यपुस्तक पर केंद्रित हो, ये भी नहीं होगा, ठीक है। संलग्न व संदर्भित, बिल्कुल सही, बच्चे जो है संलग्न हो, संदर्भित हो, ये आपका सही हो जाएगा, ऑप्शन 4। देखते हैं इस वीडियो का लास्ट क्वेश्चन है, ओके, क्वेश्चन 15। तो देखिए अभी तक आपने प्लेलिस्ट को विजिट नहीं किया है तो लूसेंट फॉर ऑल एग्जाम नामक एक प्लेलिस्ट है, उसमें भी जो है बीपीएससी तैयारी के लिए जो भी बच्चे तैयारी करते हैं उनके लिए इम्पोर्टेंट है ये। यदि आप अन्य किसी परीक्षा की भी तैयारी कर रहे हैं, एसएससी, सीजीएल, एमटीएस, जीडी या कोई भी परीक्षा का आप तैयारी कर रहे हैं तो आपके लिए जो है ये भी इम्पोर्टेंट होगा। लूसेंट बुक का जो सीरीज अभी चैनल पर चलाई जा रही है, तो आप एक बार उस प्लेलिस्ट को भी जरूर विजिट करिएगा। लूसेंट फॉर ऑल एग्जाम नामक प्लेलिस्ट है, और साथ में जो है सीटेट का जो इससे पहले वीडियोज अपलोड हो चुके हैं उसे भी एक बार आप जरूर देख लेंगे, क्योंकि बहुत इंपॉर्टेंट है आपके परीक्षा के लिए, ठीक है। तो देखते हैं क्वेश्चन को। राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 के अनुसार मूल्यांकन का उद्देश्य क्या है? रटने की क्षमता का परीक्षण, तो बच्चे जो है कितना रट सकता है इसकी क्षमता का परीक्षण किया जाता है, नहीं, ये गलत हो जाएगा, ठीक है। पुनरुत्पादन व याद रखने की क्षमता को नापना, बच्चे जो है चीज़ों को पढ़ कर रट कर कितना याद रख पा रहा है उसको मापना, ये नहीं होगा। बच्चों के सीखने की प्रक्रिया में मदद करना, पूरे देश में बच्चों की तुलना करने की मापदंड बताना, नहीं, ये भी नहीं है। तो देखिए तुलना करने के लिए मापदंड बताना नहीं होगा, तुलना जहाँ भी देखिए आप समझिएगा नेगेटिव होगा, ठीक है। तो करेक्ट आंसर जो होगा इसमें 3rd हो जाएगा, बच्चों को सीखने की प्रक्रिया में मदद करना। तो राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 के अनुसार जो है मूल्यांकन का यही उद्देश्य है कि बच्चे जो है कितना अच्छे से सीख पाएँ। मूल्यांकन के तहत जो है उन्हें यह पता चलेगा कहाँ पे जो है उनकी कठिनाई आ रही है उन्हें पढ़ने में, सीखने में, लर्निंग करने में, तो उस पर जो है काम किया जाए, ठीक है। इसी के लिए जो है शिक्षा नीति जो है 2020 का जो है मूल्यांकन किया जाता है, ठीक है, बच्चों का। तो उनके सीखने की प्रक्रिया में मदद करना करेक्ट आंसर हो जाएगा, ऑप्शन 3। चैनल को सब्सक्राइब अभी तक आपने नहीं किया होगा तो चैनल को पहले सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए, ताकि जैसे ही कोई वीडियो अपलोड हो आप तक जल्दी से जल्दी पहुंच जाए, टाइमली पहुंच जाए। और वीडियो को लाइक एंड शेयर कीजिए, जितना आप शेयर कर सकते हैं प्लीज़ शेयर करें, और किसी ग्रुप में भी जरूर शेयर कर दीजिएगा। इसको जरूर विजिट कीजिए। सीटेट जुलाई 2025 पेपर 1 नामक प्लेलिस्ट है, इसी चैनल पर अवेलेबल कर दिया गया है। आप प्लेलिस्ट में जाकर उसमें जितने भी वीडियोज़ अपलोड किए गए हैं उन सभी वीडियोज़ को एक बार जरूर देख लें, अभी तक आपने यदि नहीं देखा है तो, क्योंकि वो जो है सभी वीडियोज़ ईवीएस और सीडीपी के प्रीवियस ईयर क्वेश्चन के हैं, जो कि जितने भी पेपर हुए थे आपके एग्ज़ाम के, ऑनलाइन ऑफलाइन सभी पेपरों को हमने किया है, क्योंकि बहुत ही इंपॉर्टेंट है जो पीछे वीडियोज हमने कर लिए हैं, ठीक है। और आगे की भी जो वीडियोज हैं उनको भी मिस ना करिए, बहुत ही मोस्ट इंपोर्टेंट वीडियो जो है आगे भी अपलोड होने वाले हैं। समावेशन का क्या अर्थ है? सभी विद्यार्थियों को उनकी सामाजिक पहचान से निरपेक्ष होकर अपनाना, बिल्कुल सही। जो बच्चे, जो विद्यार्थी जो भी आते हैं उनकी सामाजिक पहचान क्या है, वो किस वर्ग से आते हैं, क्या वो जो है पिछड़ा हुआ जो है उनकी समाज है या परिवार है, या उनका जो है कौन से जाति से आते हैं, या अन्य किसी चीज़ को जो है आप
को नहीं देखना है, ठीक है। आप इससे जो है निरपेक्ष हैं, आपको उनसे कोई मतलब नहीं है कि किस प्रकार की जो है पृष्ठभूमि से आ रहे हैं ये बच्चे, और निरपेक्ष होकर जो है आप उन्हें अपना रहे हैं, तो यही होगा समावेशन, ठीक है। समावेशन यही होता है कि समावेशी शिक्षा में यही कहा जाता है इंक्लूसिव एजुकेशन में, कि बच्चे जो हैं किसी भी सामाजिक पृष्ठभूमि से आते हों, किसी भी आर्थिक पृष्ठभूमि से आते हैं, उन्हें जो है अपना कर और एक साथ जो शिक्षा दिया जाता है उसे ही समावेशी शिक्षा कहा जाता है, उसे ही समावेशन कहा जाता है। तो ऑप्शन 1 ही इसमें करेक्ट होगा। और देख लेते हैं क्या क्या ऑप्शन दिए गए हैं। अनुचित प्रयास और अलगाव पैदा करने वाली बाधाओं को अनदेखा करना। अनदेखा नहीं करना है, बल्कि ये देखना है कि जो अलगाव कहाँ पर जो है बच्चों के बीच में जो है अलगाव क्या पैदा कर रहा है, क्या कारण है, इन्हें जो है देखना चाहिए। तो ये गलत हो जाएगा, अनदेखा नहीं करना है। भेदभाव को बढ़ावा देना, बिल्कुल भी गलत। मतभेदों के प्रति असहिष्णु रखना, नहीं, सहिष्णु रखना। भागीदारी एवं और जुड़ाव के असमान अवसर, समान अवसर नहीं बोला गया, असमान अवसर देना, ये भी गलत हो जाएगा, ठीक है। तो इसमें जो है सबसे उपयुक्त ऑप्शन 1 है, 1 करेक्ट है। क्वेश्चन 17 पे आते हैं। विविध सांस्कृतिक पृष्ठभूमि के विद्यार्थियों को सफलतापूर्वक सम्मिलित करने के लिए शिक्षक को निम्नलिखित में से किससे बचना चाहिए। तो देखिए, शिक्षक को जो है किससे बचना चाहिए कहा गया है, ठीक है। हर विद्यार्थी को पहचानने और उसका सम्मान करे, तो ये तो करना ही चाहिए एक शिक्षक को, ठीक है। ये हर विद्यार्थी को जो है पहचाने कि कौन कौन से विद्यार्थी हैं जो मेरे कक्षा में पढ़ रहे हैं, ठीक है, मेरे स्कूल में हैं, और उनका जो है किसी भी सांस्कृतिक सामाजिक पृष्ठभूमि से वो आते हो, उनका जो है वो सम्मान करे, ठीक है। सबका सम्मान जो है उनके साथ व्यवहार होना चाहिए। तो ये नहीं होगा, ठीक है, इसमें, क्योंकि इसमें बचना चाहिए बोला गया है, ठीक है। प्रभुत्वशाली समूह के अनुभवों को प्राथमिकता है, ठीक है। और देखिए, शिक्षण की सामग्री में विविधता शामिल करें। शिक्षण की सामग्री में जो है विविधता शामिल किया जाता है, तो ऐसे में जो है बच्चे आसानी से सीखेंगे, ठीक है। तो ये सही, ये भी नहीं होगा इसमें। कक्षा में सांस्कृतिक संवेदनशीलता की अभ्यास करें। कक्षा में सांस्कृतिक संवेदनशीलता के अभ्यास करें। ये भी विभिन्न संस्कृति का जो है कल्चर से जो है बच्चे आते हैं, उनका अलग अलग कल्चर होता है, संस्कृति होता है, उसे जो है हमें महत्व देना है, तो ये भी नहीं होगा, ठीक है। तो इसमें जो है करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन 2, प्रभुत्वशाली समूह के अनुभवों को प्राथमिकता देना जो है, इससे जो है बचना चाहिए। ऑप्शन 2 सही हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन 18 पे। डिस्लेक्सिया मुख्य रूप से किस कठिनाई से जुड़ा है। तो डिस्लेक्सिया के बारे में मैंने बहुत बार डिस्कस किया है, आपने पिछले वीडियोज़ को नहीं देखा है तो आप नहीं कर पाएगा इस प्रश्न को, लेकिन VVI क्वेश्चन है ये, ठीक है। बार बार जो है रिपीट होता है, पठन वैफल्य करके आता है, या डिस्लेक्सिया करके आता है, या पढ़ने में कठिनाई हो सकता है, परेशानी हो सकता है, इस तरह से जो है ऑप्शन आपको दिए रहते हैं। जो पढ़ने से संबंधित जो विकार होता है, कठिनाई आती है, उसे ही जो है डिस्लेक्सिया कहा जाता है। तो किस कठिनाई से जुड़ा है, तो ये जो है पढ़ना, ऑप्शन 1 करेक्ट हो जाएगा। जो बच्चे जो है किसी बुक को जो है अच्छे से नहीं पढ़ पा रहे हैं, या उल्टा पढ़ रहे हैं, या उन्हें जो है शब्द समझ में नहीं आ रहा है, तो इस प्रकार से जो है इसे जो है हम कह सकते हैं डिस्लेक्सिया। आपने तारे ज़मीन पर मूवी यदि देखा है तो आपने उसमें देखा होगा कि जो बच्चा होता है उसे जो है वर्ड से ही नाचता हुआ दिखता है, उसे जो है कुछ समझ में नहीं आ रहा होता है, और टीचर जो है उसके ऊपर प्रेशर बना रहे होते हैं, ठीक है। तो इस प्रकार से जो है हम देखते हैं इन मूवीज पर भी जो है यही दिखाया जाता है कि डिस्लेक्सिया का ही जो है ये प्रॉब्लम है, उन बच्चों के साथ जो है इस प्रकार से जो है समस्याएं उनके साथ होती है, पढ़ने में उन्हें बहुत कठिनाई होती है। जैसे कि बोर्ड में जो है उनकी मैडम पूछती हैं मूवी में, तो वे जो है नहीं पढ़ पाता है, उसे जो है लेटर नाचता हुआ दिखता है। तो ऐसा नहीं है कि हर किसी को लेटर नाचता हुआ ही दिखता है, लेकिन स्पष्ट रूप से जो है सेंटेंस को बच्चा नहीं पढ़ पाता है, पढ़ने में उसे कठिनाई आती है, उसे ही हम डिस्लेक्सिया कहते हैं, ठीक है। डिस्ग्राफिया भी आ सकता है। डिस्ग्राफिया में जो है लिखने की कठिनाई होती है, ठीक है, लिखने से संबंधित जो कठिनाई होती है, बच्चों में लिखने से संबंधित कठिनाई आ रही है, तो ये जो है क्या होगा, डिस्ग्राफिया हो जाएगा। ओके, तो याद रखेंगे। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 19 में। निम्नलिखित में से कौन सा अभ्यास अधिगम अक्षमता वाले विद्यार्थियों का समावेशन सुनिश्चित करने में प्रभावी होगा। क्वेश्चन 19 है, निम्नलिखित में से कौन सा अभ्यास अधिगम अक्षमता वाले विद्यार्थियों का समावेशन
सुनिश्चित करने में प्रभावी होगा। तो देखिए अधिगम अक्षमता वाले बच्चे यानी जिन्हें जो है लर्निंग करने में दिक्कत आती है, कोई भी चीज़ सीखने में जो है उन्हें परेशानी होती है, तो इन बच्चों के लिए जो है कौन सा सबसे सही तरीका जो होगा। तो देख लेते हैं ऑप्शंस क्या क्या दिए गए हैं। अभिव्यक्ति के लिए केवल निश्चित विधा को अनुमति देना, ये गलत होगा। केवल यहाँ पे दिया गया है, केवल कहीं भी आपको दिखे तो आप समझ जाएंगे कि वो जो है नेगेटिव ऑप्शन होगा, ठीक है। विफलता का आरोपण क्षमता की कमी को माने, ये भी नहीं होगा, ठीक है। बहुत लंबे और बारंबार दत्तकारी दे, ये भी नहीं होगा, ठीक है। इसका जो है करेक्ट आंसर होगा सूचना प्राप्त करने के लिए कई विकल्प प्रदान करें। तो जिन्हें जो है लर्निंग से संबंधित परेशानी है, जिन्हें जो है दिक्कतें आती हैं सीखने में, उनके लिए जो है सूचना प्राप्त करने के लिए कई विकल्प जो है उन्हें दिया जाना चाहिए। तो ऑप्शन 4 ही इसमें पॉजिटिव है, ऑप्शन 4 राइट होगा। आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन 20 है प्रतिभावान विद्यार्थी। तो देखिए जो प्रतिभावान विद्यार्थी होते हैं उनमें क्या गुण पाए जाते हैं। तो ऑप्शन है जानकारी को जल्दी और सही तरीके से अवशोषित करते हैं, अपने आयु स्तर से नीचे के प्रश्नों को हल करने में असमर्थ होते हैं। नहीं, जो प्रतिभावान बच्चे हैं वो तो नीचे के स्तर का जो प्रश्न होगा वो आसानी से हल कर सकते हैं, तो ये नहीं होगा। सरल और आसान कार्यों को चुनने की प्रवृत्ति रखते हैं, नहीं, वो जो है चुनौतीपूर्ण जो कार्य है उसको चुनने में जो है ज़्यादा इंटरेस्ट रखते हैं, ना कि सरल कार्यों को, ठीक है। तो ये भी ऑप्शन गलत है। मूल बातों की सहज समझ का अभाव होता है, वे जो है हर तरह का जो है जो प्रतिभावान बच्चे होते हैं वो हर तरह का बातों को जो है आसानी से समझने की क्षमता रखते हैं। ऐसा नहीं है कि मूल बातों को नहीं समझ पाते, ये भी गलत हो जाएगा। तो इसमें सबसे उपयुक्त ऑप्शन जो है वो 1 है, जानकारी को जो है जल्दी और सही तरीके से वो अवशोषित करते हैं, करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन 1। क्वेश्चन 21 है एक शिक्षक को अपने विद्यार्थियों को किसी प्रश्न का उत्तर देने के लिए सहज अनुमान लगाने के लिए डैश करना चाहिए। तो देखिए एक शिक्षक के रूप में जो है आपको क्या, एक शिक्षक को जो है क्या करना चाहिए कि किसी प्रश्न का जो है उत्तर देने के लिए सहज अनुमान लगाने के लिए जो है क्या उन्हें प्रोत्साहित करना चाहिए, अनदेखा करना चाहिए, दंडित करना चाहिए, अवरुद्ध करना चाहिए। तो देखिए बच्चों को जो है उन्हें प्रोत्साहित करना है, ना कि अनदेखा करना है उनको, और दंडित करना है और ना ही अवरुद्ध करना है। तो ऑप्शन 1 इसमें करेक्ट हो जाएगा। उन्हें जो है अनुमान लगाने के लिए प्रोत्साहित करें, ताकि जो है अनुमान लगाते लगाते जो है वो प्रश्नों का सही उत्तर बता सके। ऐसा नहीं है कि उसमें डर पैदा कर दे, पहले ही कुछ बताए तो उसको जो है दंडित कर दे, तो वो जो है दोबारा प्रयास करने का ही हिम्मत नहीं कर पाएगा, ठीक है। तो ये गलत हो जाएगा और 1 जो है सही है इसमें। क्वेश्चन 22 है विद्यार्थियों को हाल ही में सीखे गए संप्रत्ययों पर विस्तारण में मदद करते समय निम्नलिखित में से किससे बचना चाहिए। तो देखिए ऑप्शंस है इसमें विभिन्न उपसंप्रत्ययों के संबंधों को क्रियान्वित करना। तो देखिए नहीं होगा, बचना चाहिए कहा गया है, ठीक है, तो ये नहीं होगा। संप्रत्यय के उदाहरण और गैर उदाहरण बनाना, इससे जो है बच्चे और आसानी से समझेंगे, ठीक है। कोई भी संप्रत्यय आपने पढ़ा दिया है, किसी भी विषय को, किसी भी चीज़ को, चैप्टर को आपने पढ़ाया है, तो उसको जो है बच्चे को समझाने के लिए जो है आप उदाहरण का प्रयोग करते हैं। गैर उदाहरण कभी नेगेटिव नहीं होता है, याद रखेंगे। गैर उदाहरण का प्रयोग करेंगे तो अच्छा होगा, ठीक है, इससे बचना नहीं है, तो ये भी ऑप्शन गलत हो जाएगा। अधिग्रहित जानकारी को नई समस्याओं पर लागू करना, जो पहले से जो जानकारी है उनको जो है कोई भी नया समस्या आता है तो उसे जो है हम जोड़कर जो है उसे सॉल्व करने के प्रयास करते हैं, तो ये भी जो है करना चाहिए, तो इससे बचना नहीं है, ये भी गलत हो जाएगा। तो बोर्ड पर लिखना और विद्यार्थियों से इसे बिना समझे नकल करने के लिए कहना है, इसी से जो है बचना है कि बच्चों को जो है सिर्फ नोट करवाना कि बोर्ड पर आपने लिख दिया और उसे जो है आप लोग नोट कर लो, बच्चा जितने भी हैं विद्यार्थी सबको बोल दिए कि इसे जो है आप अपने कॉपी में लिख लो, इसी बस नकल करने के लिए जो है नहीं कहना है। तो नकल करने के लिए कहना जो है इसी से बचना है, ठीक है, तो ये ऑप्शन सही होगा इसमें, करेक्ट ऑप्शन 4 हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं, तो क्वेश्चन 23 पे आते हैं किस तरह के पाठ्यक्रम को लागू करके विद्यार्थियों की विफलता को कम किया जा सकता है।
तो बच्चे जो हैं बार बार विफल हो रहे हैं, वे जो है चीज़ों को नहीं समझ पा रहे हैं। तो किस प्रकार से जो है आप समझाएंगे कि बच्चे जो है आसानी से सीख सकें, आसानी से समझ सके। तो ऑप्शंस देख लेते हैं क्या क्या है। जो उनके सामाजिक संदर्भ से जुड़ा हो, बिल्कुल सही। जो बच्चे जो है अपने दैनिक जीवन में देख रहे हैं, जो भी उनके समाज में जो है किस तरह जो है लोग रह रहे हैं, बात कर रहे हैं, उनसे जुड़ा हुआ जो चीज़ भी जो भी आप दिखाएंगे, उनके परिवेश से जुड़ा हुआ है, समाज से जुड़ा हुआ है चीज़ें हैं, इन चीज़ों के माध्यम से आप यदि समझाने की कोशिश करते हैं तो वे जो है सफलता को प्राप्त कर लेंगे। ठीक है। जो अत्यधिक चुनौतीपूर्ण और जटिल हो, नहीं, बच्चों को जो है एक तो समझ नहीं पा रहा है, उसे जो है आप विफलता का कारण यही होगा कि आप जो है उसे जटिल और चुनौतीपूर्ण कार्य को जो है अधिक उसमें जो है प्रोत्साहित कर रहे हैं, तो ये नहीं होगा। ठीक है। जो उनके दैनिक जीवन के लिए अप्रासंगिक हो, बिल्कुल नहीं, ये भी गलत हो जाएगा। बल्कि उनके जो दैनिक जीवन दिनचर्या है, दैनिक जीवन का जो से जुड़े हुए चीज़ें हैं, उनको जो है आपको जोड़ना है शिक्षा में, तभी जो है वो सफल हो सकेंगे, तो ये भी गलत हो जाएगा। जो अमूर्त से सरल की ओर बढ़ता हो, बिल्कुल नहीं, बल्कि सरल से जो है अमूर्त की ओर बढ़ता हो, उन चीज़ों पर जो है आपको ध्यान केंद्रित करना है, ताकि बच्चे जो है सरल से ही सीखते हैं। अचानक से जो है आप ही खुद अपने से जो है इस चीज़ को मिला सकते हैं कि कल्पना करके कुछ चीज़ को सोचना है, और आप बिल्कुल भी उस चीज़ के बारे में बिल्कुल भी नॉलेज नहीं रखते हैं, तो कैसे आप कर सकते हैं। तो सरल से जो है अमूर्त की ओर बढ़ा जाता है, ना कि अमूर्त से सरल की ओर। ठीक है। तो ये भी गलत हो जाएगा। करेक्ट जो होगा ऑप्शन 1 होगा, जो उनके सामाजिक संदर्भ से जुड़ा हो। ऑप्शन 1 करेक्ट है। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन 24। सार्थक सीखने के लिए निम्न में से क्या महत्वपूर्ण है। देखिए यहाँ पे जो सार्थक सीखने के लिए कौन सा जो है महत्वपूर्ण है, तो ऑप्शंस देख लेते हैं। ऑप्शंस क्या क्या है। कक्षा में प्रतिस्पर्धी संस्कृति का विकास करना, तो देखिए कॉम्पिटिटिव इन्वायरमेंट का यदि आप जो है विकास करते हैं, इससे जो है क्या होगा कि बच्चे जो है और एक दूसरे को के साथ जो है बातचीत नहीं करेंगे, उतना सम्मिलित नहीं होंगे किसी कार्य में, एक दूसरे के जो है कॉम्पिटिटर समझेंगे, तो एक दूसरे का जो है वो अच्छी जो है दोस्ती उनमें नहीं बन पाएगी। ठीक है। तो ऐसा नहीं करना है कि और जो है आप इस कंपटीशन को बढ़ावा दे, कॉम्पिटिटिव इन्वायरमेंट का जो है आप डेवलप करें। ठीक है। तो ये गलत हो जाएगा आपका। नेक्स्ट है बच्चों के विचारों और अनुभवों को जगह देना। बच्चे क्या सोचते हैं किसी चीज़ के प्रति, उनका जो है क्या विचार है, उनका क्या अनुभव है, वो अपने बता रहे हैं, इसको जो है आपको जगह देना। बिल्कुल पॉजिटिव ऑप्शन है सेकेंड। जानकारी को पृथक खंडों में प्रस्तुत करना, देखिए सीखने के लिए जो ये भी सही है, तो ऐसा उदाहरण देना कि जो विद्यार्थी के सामाजिक संदर्भ से संबंधित नहीं है। ये तो गलत हो जाएगा ऑप्शन 4 कि ऐसा उदाहरण आप दे रहे हैं जिससे बच्चे का जो है सामाजिक संदर्भ से बिल्कुल भी वो जो है मैच नहीं करता है, बिल्कुल भी संबंधित नहीं है, तो वो जो है और नहीं समझ पाएगा, उसे और समझने में ऐसे में कठिनाई होगी। ठीक है। तो देखिए 2 ऑप्शन इसमें सही दिख रहे हैं, लेकिन सबसे उपयुक्त ऑप्शन जो होगा वो हो जाएगा आपका ऑप्शन सेकेंड। ठीक है। अधिक जो है ये जो है ऑप्शन 3 जो है ये सब उपयुक्त किसके लिए होता है, पृथक खंडों में जो बच्चे जो है नहीं समझ पा रहे हैं, जिन्हें जो है लर्निंग संबंधित जो विकार है, उनके लिए जो है इस प्रकार से यदि आप जानकारी को पृथक खंडों में प्रस्तुत करते हैं तो उन्हें जो है थोड़ा आसानी होती है। लेकिन नॉर्मल बच्चों के लिए जो है सार्थक सीखने के लिए जो है बच्चों के विचारों और अनुभव को जो है आपको सबसे पहले जगह देना होगा, तभी जाकर जो है आप सार्थक जो है रूप से सिखा सकते हैं। तो ऑप्शन सेकेंड हो जाएगा इसमें। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन 25 में। विद्यार्थियों को नए संप्रत्यय पढ़ाते समय शिक्षक को निम्नलिखित में से किससे बचना चाहिए। तो देखिए किससे बचना बहुत ही खतरनाक वर्ड है, आप इससे कंफ्यूज नहीं होंगे। इसमें जो है कभी भी आपको जो है नेगेटिव वर्ड ही चूज करना है, नेगेटिव ऑप्शन को ही चूज करना है, याद रखेंगे। ओके। कोई भी आपको परीक्षा में जो है इस प्रकार के दिखे कि किससे बचना चाहिए, बचना वर्ड जब भी आपको दिखे तो आप समझ जाइएगा कि इसमें जो है हमको नेगेटिव ऑप्शन को ही चूज करना है। तो देखिए ऑप्शंस देख लेते हैं। शिक्षक को जो है किससे बचना चाहिए पढ़ाते समय। ठीक है। उन्हें दिए गए उदाहरणों में से सामान्य गुण खोजने के लिए कहें, तो ये नहीं होगा। ठीक है। उस संप्रत्यय से संबंधित गैर उदाहरण प्रस्तुत करें, ये भी नहीं होगा। गैर उदाहरण प्रस्तुत करेंगे तो वो जो है बच्चे और आसानी से सीख सकते हैं। पहले जटिल अवधारणाओं को प्रस्तुत करें फिर सरल की ओर, ये ही आपका सही होगा
कि आप जो है सबसे पहले क्या कर रहे हैं, जटिल अवधारणाओं को प्रस्तुत कर रहे हैं। डायरेक्ट आप किसी भी विषय पर जो है आप उसके प्रति जटिल अवधारणा को प्रस्तुत करते हैं तो बच्चे जो है नहीं समझ पाएंगे। तो शिक्षक को जो है ये करने से बचना है। उन्हें जो है सबसे पहले सरल चीज़ों को बताना है, उससे संबंधित जो भी सामान्य चीज़ें हैं उनकी पहले जानकारी देना है, उसके पश्चात जो है जटिल प्रक्रियाओं की ओर बढ़ना है, जटिल अवधारणाओं को जो है समझाना है। ठीक है, तो ये ठीक ऑप्शन इसमें सही हो जाएगा। ओके, नई जानकारी को पिछले ज्ञान से जोड़ना, ये तो जरूरी होता है, लेकिन इसमें जो है बचना नहीं है, इसे ये देना है, तो ये भी गलत हो जाएगा। इसमें ऑप्शन 3 इसमें करेक्ट होगा। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन 26 में। विशिष्ट जानकारी के स्मरण पर आधारित प्रश्न का उत्तर देने के बाद एक विद्यार्थी इस बात पर विचार कर रहा है कि इस कार्य में किन संकेतों ने उसकी मदद की। ऐसा करने से विद्यार्थी डैश का विकास कर रहा है। तो देखिए क्या चीज़ का जो है वो विकास कर रहा है, क्या करके देख लेते हैं थोड़ा। ऑप्शंस है इसमें, विलंबित नकल, अहम केंद्रीयता, अधिसंज्ञान, अधि औचित्य। ठीक है, तो विशिष्ट जानकारी के स्मरण पर आधारित प्रश्न का उत्तर देने के बाद एक विद्यार्थी इस बात पर विचार कर रहा है कि इस कार्य में किन संकेतों ने उसकी मदद की। उसने जो है प्रश्न का उत्तर दे दिया है, उसके पश्चात जो है वो क्या कर रहा है, विचार कर रहा है किसने जो है मुझे मदद किया कि मैं जो है ऐसा कर पाया, यानी कि मैं प्रश्न का जो है उत्तर दे पाया। तो इसमें जो है देख लेते हैं, विलंबित नकल करने से जो है वो कभी आंसर नहीं दे पाता। अहम केंद्रिता, ये भी नहीं होगा। अधिसंज्ञान बिल्कुल सही। अति औचित्य नहीं होगा। तो देखिए यहाँ पे करेक्ट आंसर जो हो जाएगा अधिसंज्ञान हो जाएगा। अधिसंज्ञान के कारण ही जो है बच्चा जो है प्रश्न का उत्तर देने में सक्षम हुआ है। तो ऑप्शन 3 करेक्ट हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन 27 पे। लक्ष्य प्राप्त करने के चरण दर चरण निर्देश को डैश कहा जाता है। तो देखिए निर्देश को जो है क्या कहा जाता है, कलन विधि, स्वत शोध प्रणाली, साधन लक्ष्य विश्लेषण, स्मृति सहायक विधि। तो लक्ष्य प्राप्त करने के चरण दर चरण निर्देश को जो है इसे साधन लक्ष्य विश्लेषण कहा जाता है। ठीक है, कैसे जो है आप लक्ष्य को प्राप्त कर सकते हैं, इसके चरण को जो है समझाना, निर्देश देना, इसे क्या कहा जाता है, साधन लक्ष्य विश्लेषण। ऑप्शन 3 करेक्ट हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन 28 पे। विद्यार्थियों के बीच भ्रांतियां उनके बारे में क्या बतलाती है। तो देखिए ऑप्शन है, अत्यंत गलत और तर्कहीन सोच प्रक्रिया, उच्च क्रम की भावनात्मक और बौद्धिक क्षमताएं, अवधारणाओं के बारे में भोली और सहज समझ, गंभीर संज्ञानात्मक कमियां और तंत्रिका संबंधी विकार। तो देखिए भ्रांतियां जो होती हैं ये पॉजिटिव होती हैं। ठीक है, तो ऐसा नहीं है कि आपको जो है बच्चों में भ्रांतियां हैं तो उन्हें जो है दंड देना है या उन्हें जो है गलत समझना है या ये सोचना है कि इसका जो है दिमाग ही ठीक नहीं है, ये कुछ ही नहीं कर पाएगा। ऐसा कुछ भावना जो है आपको डेवलप नहीं करना है। ओके, तो देख लेते हैं ऑप्शंस। अत्यंत गलत और तर्कहीन सोच प्रक्रिया, क्या बच्चों में जो है भ्रांतियां हैं तो क्या उनका जो है तर्क करने का जो क्षमता है वो नहीं है, या उनका जो सोच है गलत है? नहीं, ऑप्शन गलत है। ठीक है, उच्च क्रम की भावनात्मक, क्या उनमें जो है उच्च क्रम की भावनात्मक और बौद्धिक क्षमताएं हैं, इसका ये मतलब हुआ? नहीं, ये भी नहीं होगा। ऐसा नहीं है कि वो नहीं समझ पा रहा है, भ्रांतियां है उसमें, तो ऐसा नहीं कहा जा सकता है कि वो जो है उसका और क्षमता जो है बहुत डेवलप है, और कमी भी नहीं है और डेवलप भी नहीं है। ठीक है, तो ये आपको याद रखना, तो ये भी नहीं होगा। ये है कि अवधारणाओं के बारे में जो है भोली और सहज समझ है उसमें, इसीलिए जो है ये जो है आपको समझना है कि बच्चों में जो है उस अवधारणा के प्रति जो है उसका समझ जो है वो भोली है। ठीक है, तो ऑप्शन 3 करेक्ट होगा। गंभीर संज्ञानात्मक कमी और तंत्रिका संबंधी विकार, क्या उनमें जो है गंभीर संज्ञानात्मक विकार है और तंत्रिका संबंधी उनमें विकार है? नहीं, ये भी गलत हो जाएगा। ठीक है, ऑप्शन 3 ही इसमें करेक्ट होगा। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 29 पे। निम्नलिखित में से कौन सी स्थिति विद्यार्थियों में गर्व का कारण बन सकती है? ऑप्शन से, जब असफलता का कारण स्वयं को माना जाता है। तो देखिए विद्यार्थियों में गर्व का कारण बन सकती है जब बच्चा जो है खुद को जो है मानता है कि मेरे कारण से ही जो है मैं असफल हूँ, तो क्या ये जो है गर्व की का कारण बन सकता है? नहीं, ये नहीं होगा। ठीक है, जब असफलता का कारण दूसरों को माना जाता है,
ऐसा नहीं है, ठीक है। और देखिए जब सफलता का कारण स्वयं को माना जाता है, तो देखिए ऑप्शन फर्स्ट और अच्छा, जब सफलता का कारण स्वयं को माना जाता है, बिल्कुल सही। बच्चे जो हैं कब गर्व महसूस करेंगे, जब वो उनमें जो है उन्हें ये लगेगा कि उन्होंने जो सफलता हासिल की है उसके पीछे वो स्वयं है, उन्होंने स्वयं की मेहनत से यही जो है हासिल किया है, ना कि किसी का चीट करके या किसी तरह से जो है या असफल हो रहे हैं तो ये सोच कर कि उनके कारण से मैं असफल हो गया या मेरे कारण से, मैं खुद के कारण से असफल हो गया, ऐसा सोच कर नहीं होगा, ठीक है। तो या ये सोचकर कि उसके कारण से ही जो मैं सफल हुआ, ऐसा सोचकर जो है वो कभी गर्व नहीं कर पाएंगे। तो स्वयं की सफलता पर जो है गर्व करने के लिए जो है स्वयं से कार्य करना पड़ता है, स्वयं से मेहनत करना पड़ता है। तो यही जो है इसमें बताया जा रहा है। तो ऑप्शन 3 सही हो जाएगा। जब सफलता का कारण स्वयं को माना जाता है तो बच्चे जो है गर्व महसूस करते हैं। आगे बढ़ते हैं, इस वीडियो का लास्ट क्वेश्चन होगा ये। तो 6 जनवरी 2022 का पेपर का हमने जितना भी क्वेश्चन था CDP का, उसे भी हमने कंप्लीट कर लिया, ठीक है। और इससे पहले एक ऑलरेडी वीडियो अपलोड हो चुका है और EVS से संबंधित भी हमने क्वेश्चन आंसर कर लिया है, उसे भी आप जरूर देख लें। तो देख लेते हैं लास्ट क्वेश्चन को। निम्नलिखित में से कौन सा कथन आंतरिक प्रेरणा का उदाहरण है? मुझे पढ़ाई करनी चाहिए क्योंकि यह संप्रत्ययों की समझ बनाने के लिए जरूरी है, ठीक है। और देखिए, मुझे शिक्षक द्वारा दंड से बचने के लिए अध्ययन करना चाहिए। सिर्फ दंड से बचने के लिए यदि आप पढ़ाई कर रहे हैं तो ये नहीं है कि आप जो है आंतरिक रूप से अभिप्रेरित है, ठीक है। मुझे प्रतियोगिता में प्रथम स्थान प्राप्त करने के लिए अध्ययन करना चाहिए। सिर्फ आप जो है फर्स्ट आने के लिए पढ़ रहे हैं तो ये भी नहीं होगा। मुझे अपने साथियों से प्रशंसा और प्रभुत्व प्राप्त करने के लिए अध्ययन करना चाहिए। सिर्फ प्रशंसा प्राप्त करने के लिए, तारीफ के लिए जो है यदि आप पढ़ रहे हैं तो ये भी जो है नहीं होगा, ठीक है। तो इसमें जो है करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन 1, मुझे पढ़ाई करनी चाहिए क्योंकि यह संप्रत्यय की समझ बनाने के लिए जरूरी है। यही जो है आंतरिक प्रेरणा का उदाहरण हो जाएगा। तो यदि आप भी तैयारी कर रहे हैं सीटेट जुलाई 2025 का पेपर 1 का, तो आपके लिए जो है वीडियो बहुत इंपॉर्टेंट है। इससे पहले भी जो है सीटेट का EVS और CDP से संबंधित बहुत सारे पेपरों का जो है हमने प्रीवियस ईयर क्वेश्चन ऑलरेडी सॉल्व कर लिया है और एक प्लेलिस्ट बना दिया गया है, सीटेट जुलाई 2025 पेपर 1 नामक प्लेलिस्ट इसी चैनल पर अवेलेबल कर दिया गया है। उसमें सभी वीडियोज अपलोड कर दिए गए हैं। आपने अभी तक उन वीडियोज को नहीं देखा है तो आप उन वीडियोज को जाकर एक बार प्लेलिस्ट विजिट करके जरूर देख लें। तो चैनल को अभी तक आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को भी सब्सक्राइब कर लीजिए और वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजिए, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, कमेंट। क्वेश्चन जो है 61 से पूछी जाती है EVS का क्वेश्चन। हर एक पेपर में जो है आपको 61 से देखने को मिलेंगे क्वेश्चन में। 61 से लेकर 90 तक जो है EVS के क्वेश्चन होते हैं और इसमें जो है हम 15 क्वेश्चन कर लेंगे। नेक्स्ट वीडियो में जो है एक और पार्ट इसका आएगा EVS के लिए, उसमें जो है 15 क्वेश्चन हम सॉल्व करेंगे। तो शुरू करते हैं वीडियो को। हमारा प्रश्न है क्वेश्चन 61, मंडगांव से नागरकोइल के बीच की दूरी लगभग 1134 किलोमीटर है। तो देखिए यहाँ पे दूरी जो है दिया गया है, डिस्टेंस दिया गया है 1134, ठीक है, 1134 किलोमीटर। यदि इस दूरी को कोई रेलगाड़ी 21 घंटे में तय करती है, यानी कि टाइम जो है दे दिया गया है, टाइम जो है दिया गया है 21 घंटा, ठीक है। तो 1134 डिवाइडेड बाई 21 कीजिएगा तो आपका जो है इसमें चाल आ जाएगा, स्पीड आ जाएगा, तो इसका जो है कट करने पर आएगा 54, ठीक है। तो करेक्ट आंसर इसका जो होगा वो हो जाएगा 54 मीटर प्रति सेकेंड, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 62 देख लेते हैं। कोई छात्र A पर है और B पर पहुंचना चाहता है, इसके लिए वह पहले O पर जाता है जो A के ठीक उत्तर में 90 मीटर पर है। तो देखिए इसे जो है हम फिगर बनाकर जो है इसे सॉल्व करेंगे। तो इस प्रश्न को सॉल्व कर लेते हैं लोग। यहाँ पे देखिए कोई छात्र जो है A पर है और B पर जो है पहुंचना है, ठीक है। इसके लिए वह पहले O पर जाता है जो A से ठीक उत्तर में 90 मीटर है, यानी A से ठीक उत्तर में जो है 90 मीटर है, O 90 मीटर है ये, ठीक है। और देखिए फिर वह O से B पर ठीक पश्चिम दिशा में जाता है। O से जो है यहाँ यानी कि B पर ही हम लोग को पहुंचना था, ठीक है। तो B पर जो है जो छात्र जो है B पर पहुंचना चाहता है, ठीक है।
तो ओ से बी पर ये जाता है, इसका जो है दूरी है 120 मीटर। 120 मीटर ये हो गया। और ए की बी से कम दूरी और बी के सापेक्ष ए की दिशा क्रम क्या है। तो देखिए सबसे पहले तो इनका दूरी निकालते हैं। तो इनका दूरी जो है ये होगा, यहाँ पर जो दिया गया है ये वाला जो है दूरी है। तो यहाँ पे एक फॉर्मूला लगती है एच स्क्वायर इक्वल्स टू पी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। ये जो है परपेंडिकुलर हो गया और ये जो है हम बेस मान लेते हैं। तो यहाँ पे हो जाएगा एच स्क्वायर इक्वल्स टू पी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। आपने फॉर्मूला इसका जो है पढ़ा होगा ट्रायंगल का, ठीक है। तो इसका जो है राइट एंगल ट्रायंगल का एक फॉर्मूला है। इसमें देखिए यहाँ पर जो है 90 स्क्वायर प्लस 120 स्क्वायर, इसको जो है यदि आप सॉल्व करते हैं 90 का स्क्वायर प्लस 120 का होल स्क्वायर रूट अंडर, ठीक है। तो इसका जो है यदि आप सॉल्व करते हैं तो आपका आ जाएगा रूट अंडर 22,500, ठीक है। तो रूट से निकलेगा तो इसका आएगा, रूट से जब निकल जाएगा तो इसका जो है आएगा आपका 150 मीटर। तो 150 मीटर जो है किसमें दिया गया है देख लेते हैं। 150 मीटर दोनों में है। यहाँ पे देखिए 3 और 4 दोनों में दिया गया है। और इसमें जो है दक्षिण पूर्व हो जाएगा, क्योंकि फिगर जो है कुछ इस प्रकार से था। यहाँ पे बी थी, ठीक है, यहाँ पे, और यहाँ जो है ए था। यहाँ जो है 150 मीटर और किस बी के सापेक्ष बोला गया है। बी के सापेक्ष यदि देखा जाए तो इस तरफ जो है पूरब हो जाएगा और इस तरफ जो है ये जो है दक्षिण हो जाएगा, ठीक है। तो दक्षिण पूर्व हो जाएगा। करेक्ट आंसर इसका हो जाएगा ऑप्शन सी। 150 मीटर दूरी है और दक्षिण पूर्व जो है इसका दिशा है। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 63 में। तो देखिए निम्नलिखित में से स्लॉथ के बारे में सही कथन चुनिए। देखिए 4 कथन दिए गए हैं, इसमें से आपको चुनना है जो स्लॉथ है इसके बारे में कौन सा कथन सही दिया गया है। तो देख लेते हैं ऑप्शंस को। स्लॉथ लगभग 40 वर्ष जीते हैं और दिन में लगभग 17 घंटे वृक्षों की शाखाओं पर उल्टे लटक कर मस्ती से सोते हैं। और ऑप्शंस देख लेते हैं। स्लॉथ लगभग 10 वर्ष जीते हैं और दिन के लगभग 20 घंटे वृक्षों की शाखाओं से उल्टे लटक कर मस्ती से सोते हैं। अगला ऑप्शन है स्लॉथ लगभग 17 वर्ष जीते हैं और दिन के लगभग 20 घंटे किसी वृक्ष के नीचे सोते हैं तथा उसी वृक्ष के पत्ते खाकर पलते हैं। तो देखिए जो लास्ट ऑप्शन है इसमें स्लॉथ लगभग 40 वर्ष जीते हैं और दिन के लगभग 20 घंटे किसी वृक्ष की शाखा से लटक कर सोते हैं या जिस वृक्ष पर रहते हैं उसी के पत्ते खाकर पलते हैं। तो देखिए इसमें जो है करेक्ट जो होगा वो ऑप्शन 1 ही हो जाएगा, क्योंकि स्लॉथ का जो जीवन काल होता है लगभग 40 वर्ष का होता है और ये जो है जिस शाखा पर रहते हैं उसी शाखा पर जो है उल्टे लटक कर सोते हैं। 17 घंटे तक जो है ये सोते हैं और साथ में जो है उसी पेड़ के जो है पत्ते खाकर जो है पलते हैं। तो इसका करेक्ट आंसर जो हो जाएगा ऑप्शन 1 हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन 64। सर्दियों में ऊनी वस्त्र हमें गर्म रखते हैं, ऊन के उष्मारोधी होने का कारण है। तो देखिए ऊनी वस्त्र जो है ठंडे के लिए प्रेफर किया जाता है। ठंडे के दिनों में जो है ऊन के कपड़ों को पहनना अधिक पसंद करते हैं। तो इसके पीछे क्या कारण है, ऊन जो है किस तरह से काम करती है जो इसमें जो है उष्मारोधी जो है गुण पाई जाती है। तो देखिए ऑप्शंस देख लेते हैं। ऊनी रेशे आपस में कस कर जुड़े हुए हैं और ठंडी हवा को गुजरने नहीं देते। ऊनी रेशों के बीच वायु फंसी ट्रैप होती है और वायु उष्मारोधी है। ऊनी रेशे मोटे होते हैं तो और बाहरी उष्मा को नियंत्रित करते हैं। ऊनी रेशे मोटे होते हैं और ठंडी हवा को गुजरने नहीं देते। तो देखिए इसका जो है करेक्ट आंसर इसमें हो जाएगा ऑप्शन सेकंड। ऊनी रेशों के बीच जो है वायु फंसी होती है, ट्रैप होती है एवं वायु उष्मारोधी होती है, ठीक है। तो इसमें जो है करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सेकंड। ऊनी रेशों के बीच वायु फंसी होती है
एवं वायु ऊष्मारोधी होती है। ऑप्शन सेकंड करेक्ट हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 65 पे। कक्षा 5 की पाठ्य पुस्तक में छपे गोलकोंडा किले के मानचित्र के 1 सेंटीमीटर जमीन पर 110 मीटर की दूरी को दर्शाता है। इस मानचित्र में फतेह दरवाजा और बंजारा दरवाजे के बीच की दूरी 14.2 सेंटीमीटर है। जमीन पर इन दोनों दरवाजों के बीच कम से कम दूरी होगी। तो देखिए 1 सेंटीमीटर को जो है 110 मीटर यहाँ पे दर्शाया गया है। 1 सेंटीमीटर इक्वल्स टू 110 सेंटीमीटर हो जाएगा, 110 मीटर हो जाएगा, ठीक है। और फतेह दरवाजा और बंजारा दरवाजे के बीच की दूरी जो है 14.2 सेंटीमीटर दिया गया है। तो एक 14.2 सेंटीमीटर बराबर जो है हो जाएगा 110 इंटू 14.2, ठीक है। तो यहाँ पे हो जाएगा आपका 1562 मीटर, ठीक है। 1562 मीटर आएगी जब आप इसको कैलकुलेट करेंगे। तो देखिए यहाँ पे जो है ऑप्शन तो दिए गए हैं वो किलोमीटर में दिए गए हैं, तो इसे जो है हमें किलोमीटर में कन्वर्ट करना है। तो डिवाइडेड बाई 1000 यदि करते हैं तो आंसर इसका आ जाएगा 1.562 किलोमीटर, ठीक है। इसका जो है करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन इसमें सी करेक्ट हो जाएगा 1.562 किलोमीटर। करेक्ट आंसर ऑप्शन 3 है। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 66। 3 राज्यों का ऐसा समूह जिनके किसी किनारे पर अरब सागर है, कौन सा है? तो देखिए अरब सागर जो है इस तरफ है, आपने यदि मैप देखा होगा तो अरब सागर जो है इस तरफ है, ठीक है। ये जो है अरब सागर है और इस तरफ जो है इस तरफ बंगाल की खाड़ी होती है, ठीक है। तो यहाँ पे देख लेते हैं केरल कर्नाटक महाराष्ट्र। केरल कर्नाटक महाराष्ट्र जो है ये इधर के राज्य हैं। और देख लेते हैं केरल कर्नाटक आंध्र प्रदेश। आंध्र प्रदेश इधर होती है तो ये नहीं होगा, ठीक है। उड़ीसा आंध्र प्रदेश महाराष्ट्र, उड़ीसा और आंध्र प्रदेश इस तरफ है तो ये भी ऑप्शन नहीं होगा। महाराष्ट्र हालांकि इधर है, महाराष्ट्र केरल पश्चिमी बंगाल, पश्चिमी बंगाल जो इधर ऊपर है तो ये भी नहीं होगा, ठीक है। और जो 3 राज्य जो अरब सागर के साइड में है वो हो जाएंगे यहाँ पे ऑप्शन 1 केरल कर्नाटक और महाराष्ट्र। केरल कर्नाटक और महाराष्ट्र जो है ये तीनों जो है इस तरफ है, महाराष्ट्र यहाँ पे है और केरल कर्नाटक यहाँ पे है, ठीक है। यहाँ पे गोवा भी है, ठीक है। तो ये तीनों राज्य जो है इस तरफ है, अरब सागर की तरफ है, तो ये ही ऑप्शन सही होगा ऑप्शन 1। ऑप्शन 1। क्वेश्चन 67 है। एक ऐसा नाच है जिसमें जमीन पर बांस की डंडी लेकर दो दो लोगों की जोड़ी आमने सामने बैठती है, ढोल की ताल पर डंडियों को जमीन पर पीटते हैं तथा ताल के अनुसार डंडियों के बीच लोग एक कतार में खड़े होकर कूदते हैं और नाचते हैं। इस नाच का नाम तथा उस राज्य का नाम जहाँ के लोग इसे नाचते हैं क्रमशः क्या है? तो देखिए ऑप्शंस में जो है इस नाच का नाम, नृत्य का नाम भी दिया गया है और साथ में जो है इस किस राज्य में जो है इस प्रकार के नाच जो है किए जाते हैं, कहाँ के लोग जो है इस प्रकार से डांस करते हैं, ये भी दिए गए हैं। तो ऑप्शन के अनुसार जो है देखा जाए तो इसमें जो है ये कैसा नाच है कि जिसमें जो है जमीन पर बांस की डंडी लेकर दो दो लोगों की जोड़ी जो है आमने सामने बैठ जाती है और ढोल बजती रहती है। इसी के ढोल के ताल पर जो है डंडियों को जमीन पर पीटा जाता है और ताल के अनुसार डंडियों के बीच लोग जो है एक कतार में खड़े होकर कूदते हैं और नाचते हैं। तो ये जो है ये है कुडुक कुडुक नाच, ठीक है। और ये जो है झारखंड का प्रसिद्ध नाच है। तो इसमें करेक्ट आंसर जो हो जाएगा ऑप्शन सेकेंड हो जाएगा कुडुक झारखंड। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 68। संसार की 5वीं और भारत की पहली ऐसी महिला जिन्होंने माउंट एवरेस्ट की चोटी पर कदम रखा का नाम क्या है? तो देखिए संसार की 5वीं और भारत की जो है पहली महिला जिन्होंने जो है माउंट एवरेस्ट की चोटी पर जो है कदम रखा था, यानी कि माउंट एवरेस्ट चढ़ा था, तो यह जो थी वो थी बछेंद्री पाल, ठीक है। करेक्ट आंसर इसमें हो जाएगा ऑप्शन ए सुनीता विलियम्स नहीं होगा। ये जो है एक एस्ट्रोनॉट है, इनके बारे में आपने हाल ही में यदि आप न्यूज देखते होंगे तो इनके बारे में आप जरूर जानकारी आपको होगी। और ये जो है अंतरिक्ष में फंस गई थी और 9 महीने के बाद जो है ये लोग जो है लैंड किए हैं लोग इनके दोस्त के साथ, इनके जो और मतलब ग्रुप के मेंबर्स थे उनके साथ जो है ये अर्थ पे आए हैं लोग। तो बहुत जो है
स्पेस स्टेशन में जो है ये लोग थे 9 महीने से, ठीक है। कुछ ही दिन के लिए 8 दिन का जो है ये यात्रा था, लेकिन वहाँ पे कुछ दिक्कतें आने के कारण जो है वापस आने में परेशानी हो रही थी और 9 महीने तक जो है इंतजार करना पड़ा है, ठीक है। तो कर्णा मल्लेश्वरी ये जो है एक वेट लिफ्टर है और इन्होंने ये जो है पहली महिला थी जिन्होंने जो है वेट लिफ्टिंग में जो है प्राइज हासिल की थी। तो ये भी नहीं होगा और संतोष यादव ये नहीं होगा, ठीक है। तो करेक्ट आंसर जो इसमें होगा बचेंद्री पाल होगा। इन्होंने जो है ये जो है संसार की 5वीं महिला थी और भारत की पहली महिला थी जिन्होंने माउंट एवरेस्ट पर चढ़ा था। और जो पहली महिला थी जिन्होंने जो है माउंट एवरेस्ट पर चढ़ी थी वो थी जापान की, ठीक है। जुंको तेबई नाम है उनका, जुंको तेबई, जो कि जापान से हैं और 16 मई 1975 को जो है उन्होंने शिखर पर कदम रखा था। तो इसमें जो है करेक्ट आंसर हो जाएगा बचेंद्री पाल। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 69 पे। प्रसिद्ध भारतीय त्योहार होली और दीपावली के विषय में नीचे दिए गए कथनों में से सही कथन को चुनिए। तो देखिए होली और दिवाली जो है, होली तो अभी अभी खत्म हुई है, मार्च में थी अभी, और दिवाली जो है आगे आने वाली है। तो होली और दिवाली के बारे में जो है क्या क्या आपको जानकारी है देख लेते हैं। यदि आप प्रश्न को सही कर पाएंगे तो देखते हैं क्या दिया गया है ऑप्शन। ये दोनों त्योहार पूर्णिमा को मनाए जाते हैं। तो देखिए ये गलत हो जाएगा, ये दोनों त्योहार जो है पूर्णिमा को नहीं मनाए जाते हैं। ये दोनों त्योहार अमावस्या को मनाए जाते हैं। अमावस्या को तो मनाया जाता है, और भी देख लेते हैं। दीपावली पूर्णिमा को तथा होली अमावस्या को मनाई जाती है, नहीं। दीपावली अमावस्या को तथा होली पूर्णिमा को मनाई जाती है। तो देखिए इसमें जो है करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन 4। पूर्णिमा के दिन जो है वो मनाया जाता है होली, और जो दिवाली जो है, दीपावली जो है ये अमावस्या के दिन मनाया जाता है, ठीक है। तो इसमें जो है करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन 4। ऑप्शन 4 राइट हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन 70। रेगिस्तानी ओक के विषय में नीचे दिए गए कथनों पर विचार कीजिए। रेगिस्तानी ओक या डेजर्ट ओक ये जो है एक पेड़ है जो ऑस्ट्रेलिया में पाया जाता है, और ये जो है लंबा पेड़ होता है, ठीक है। और इसमें पत्ते जो है बहुत कम होते हैं। और आगे देख लेते हैं ऑप्शन इसमें क्या दिए गए हैं। तो देखिए इसमें ऑप्शन है, यह वृक्ष लगभग किसी सामान्य कक्षा के कमरे की दीवार की ऊंचाई तक बढ़ता है। यह वृक्ष आबू धाबी में पाया जाता है। यहाँ पे देखिए कुट दिए गए हैं, कुट में जो है आपको करेक्ट आंसर बतानी है, ठीक है। यह वृक्ष के तने में जल एकत्र होता है। स्थानीय लोगों को जब आवश्यकता होती है तो पाइप से जल निकालकर पीते हैं, सही है ये ऑप्शन। इस वृक्ष की जड़ें वृक्ष की ऊंचाई की लगभग 30 गुनी गहराई तक नीचे जमीन में भीतर जाती है जब तक जल तक न पहुंच जाए। इस वृक्ष की बहुत सी शाखाएं होती है जिन पर घने पत्ते लगे होते हैं। घने पत्ते नहीं लगे होते हैं, पत्ते जो है इसमें बहुत कम होते हैं। तो देखिए इसमें जो है क्या हो जाएगा करेक्ट आंसर देख लेते हैं। कूट में आंसर देना है आपको, ठीक है। थोड़ा सा मैं छोटा कर देती हूँ इसको, बहुत ही क्वेश्चन जो है बहुत लंबे लंबे होते हैं सीटेट में, तो थोड़ा स्क्रीन पर दिखाने में भी परेशानी होती है। तो देखिए इसका जो है वृक्ष की सामान्य कक्षा कमरे की दीवार की ऊंचाई तक बढ़ता है। आबू धाबी ने नहीं, ये गलत हो जाएगा। ये वृक्ष तने में जल एकत्र होता है और स्थानीय लोगों को जब आवश्यकता होती है तो पाइप से जल निकाल कर पीते हैं, ये भी सही हो जाएगा। और देखिए इस वृक्ष की जड़ें वृक्ष की ऊंचाई लगभग 30 गुनी गहराई तक नीचे जमीन से भीतर जाती है जब तक जल तक ना पहुंच जाए, ठीक है। तो ये भी करेक्ट होगा, ये नहीं होगा, ठीक है। तो इसमें जो है पत्ते बहुत कम होते हैं, घने पत्ते नहीं लगे रहते, ठीक है। तो करेक्ट आंसर इसमें हो जाएगा ऑप्शन 1 ACD, ठीक है। ACD इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। आप एक बार ऑप्शन जो है आगे पीछे करके देख लीजिएगा। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 71 पे। हमारे देश में ऐसा गांव है जहां के ग्रामवासी अत्यधिक वर्षा होने के कारण अपने घरों को बांस के खंभों पर जमीन से 12 से
10 से 12 फीट यानी कि 3 से 3.5 मीटर ऊंचाई पर बनाते हैं। इन घरों को अंदर से लकड़ी का ही बनाया जाता है। यह गांव कहाँ होने चाहिए? तो देखिए इस प्रकार के घर जो है कहाँ बनाए जाते हैं, मैंने पिछले वीडियो में भी बहुत इसमें से संबंधित जो है डिस्कशन किया है। और ये मोस्ट वीवीआई क्वेश्चन है सीटेट एग्जाम के लिए, जो है ईवीएस से संबंधित जो है ये मोस्ट वीवीआई क्वेश्चन है, ये पूछा ही जाता है हर बार। ठीक है, तो ध्यान देंगे। तो देखिए इसमें जो है बांस के खंभों पर जो है जमीन से बांस के खंभों जमीन पर गाड़ कर जो है बनाए जाते हैं घर, जो चीज जो है 10 से 12 फीट ऊंचाई पर बनाए जाते हैं। और इन घरों के अंदर भी जो है लकड़ी का ही बना होता है। ठीक है, और ये कहाँ इस प्रकार के जो है घर बनाए जाते हैं? आपके ऑप्शन है हिमाचल प्रदेश, तमिलनाडु, असम, उत्तराखंड। तो ये इस प्रकार के जो घर बनाए जाते हैं वो बनाए जाते हैं असम में। करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन 3। आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन 72 है, नीचे दिए गए हमारे देश के किस राज्य अर्थात केंद्र शासित प्रदेश के अधिकांश सामान्य लोगों को नारियल डली हुई किसी भी करी के साथ उबला हुआ टेपियोका खाना सबसे अच्छा लगता है? तो देखिए यहाँ पर जो है राज्य दिए गए हैं, जिसमें जो है एक किस राज्य में जो है वहाँ के लोग जो है क्या करते हैं कि नारियल डली हुई करी के साथ जो है उबला हुआ टेपियोका खाना पसंद करते हैं। तो ये जो है आपके ऑप्शन देख लेते हैं, आंध्र प्रदेश है, गोवा है, तमिलनाडु है, केरल है। इसका जो हो जाएगा करेक्ट आंसर वो होगा केरल, क्योंकि यहाँ के लोग जो है उबले हुए टेपियोका के साथ जो है करी खाते हैं, जिसमें जो है नारियल डली हुई होती है। तो और इनके आंगन में भी जो है टेपियोका के पेड़ देखने को मिलते हैं। ये भी जो है क्वेश्चन पूछा गया है कि इनके आंगनों में जो है इलायची और टेपियोका के पेड़ ये सब देखने को मिलते हैं। तो ये हो जाएगा केरल, ऑप्शन 4 करेक्ट है। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 73 पे। बिहार राज्य के लोगों के लिए मधुमक्खी पालन की प्रक्रिया शुरू करने का सर्वोत्तम समय कौन सा होता है? ऑप्शन है अक्टूबर से दिसंबर, अप्रैल से सितंबर, मार्च से जून, जनवरी से मार्च। तो देखिए मधुमक्खी पालन के लिए जो है ये जो है सबसे उपयुक्त जो समय होता है वो होता है अक्टूबर से दिसंबर का समय। ठीक है, ये जो है ठंडा का समय होता है, इसी समय जो है मधुमक्खी पालन की प्रक्रिया शुरू होती है। और खास करके बिहार राज्य में पूछा गया है, तो बिहार में भी जो है यही होता है अक्टूबर से दिसंबर। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन 74 में, मानव पोषण के संदर्भ में स्वांगीकरण का अर्थ है? तो देखिए स्वांगीकरण क्या होता है, हमारे पाचन में जो एक प्रक्रिया है, ये स्वांगीकरण का जो है अर्थ क्या है देख लेते हैं। ऑप्शन है पचा हुआ भोजन का क्षुद्रांत्र की भित्ति में अवशोषित होना एवं रुधिर वाहिकाओं में प्रवेश करना, ये नहीं होता है। और दूसरा ऑप्शन है अवशोषित पदार्थ का शरीर के विभिन्न भागों में स्थानांतरित होना, ये सही होगा, क्योंकि जो भोजन जो है अवशोषित होते हैं उससे अणुओं से जो ऊर्जा प्राप्त होती है, प्राप्त करने की जो प्रक्रिया होती है, ऊर्जा प्राप्त करने की प्रक्रिया, उसे ही जो है स्वांगीकरण कहा जाता है। तो ऑप्शन सेकेंड इसमें करेक्ट हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 75 में, उस खेत की मृदा के विषय में विचार कीजिए जिसमें कोई किसान रासायनिक उर्वरकों और पीड़कनाशियों का अधिकाधिक उपयोग करके अपने खेतों में बार बार धान की फसल उगा रहा है। ठीक है, आपके विचार से उसके इस व्यवहार से उसके खेतों की मृदा, तो देखिए बार बार जो है जब कीटनाशक का रासायनिक उर्वरकों का जो है प्रयोग किया जाता है, तो ऐसे में जो है मिट्टी जो है खराब हो जाती है, मिट्टी का जो क्षमता जो होती है, उपज की क्षमता वो कम हो जाती है। ठीक है, तो उर्वरकों का प्रयोग जो है बार बार नहीं करना चाहिए। ठीक है, तो देख लेते हैं इसमें ऑप्शंस क्या दिए गए हैं। अन्य फसल के लिए अधिक उपजाऊ हो जाएगी, बार बार जो है आप रासायनिक उर्वरकों और कीटनाशकों का प्रयोग अधिक उपयोग करेंगे फसल उगाने के लिए, तो ये जो है किसी भी फसल के लिए जो है उपजाऊ नहीं होगी, ये गलत हो जाएगा। केवल धान की फसल के लिए उपयुक्त बनेगी, बिल्कुल नहीं। वर्ष में कोई फसलों के लिए अधिक उपयुक्त बनेगी, ये किसी भी फसल के लिए उपयुक्त नहीं होगी, क्योंकि बल्कि इससे जो है और जमीन खराब हो जाएगी, कुछ समय पश्चात बंजर हो जाएगी। बिल्कुल सही, ऑप्शन 4 ही करेक्ट होगा इसमें, क्योंकि
बार बार कीटनाशक का प्रयोग करने से, रासायनिक उर्वरकों का प्रयोग करने से जो है खेत की जो है जो उपज उपजाऊ क्षमता है वो कम हो जाएगी और फसल जो है उग नहीं पाएंगे और खेत जो है बंजर हो जाएगी। तो इसमें जो है करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन 4। इस वीडियो में हम 75 तक ही करेंगे, नेक्स्ट वीडियो में जो है 76 से लेकर 90 तक के प्रश्नों को कर लेंगे। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर ले, वीडियो को लाइक एंड शेयर कीजिए और आप लोग कमेंट नहीं करते हैं, प्लीज कमेंट किया कीजिए ताकि हम लोग जो है एक दूसरे से ये पता कर सके कि क्या जो है आपको दिक्कत आ रही है आपकी तैयारी में। और यदि बीपीएससी तैयारी की भी तैयारी करते हैं या नहीं भी कर रहे हैं तो आपको शुरू कर देना चाहिए, क्योंकि सीटेट सिर्फ क्लियर क्रैक कर लेना जो है काफी नहीं है आपकी टीचर की परीक्षा के लिए। इसके लिए जो है आपको बीपीएससी की भी तैयारी शुरू कर देना चाहिए, क्योंकि इसका वास्ट सिलेबस है और ऐसे में जो है तैयारी अभी से आप शुरू कर देंगे तो आपके लिए जो है ये आसानी होगी एग्जाम बीपीएससी तैयारी को क्रैक करने में। तो इसके लिए जो है हम लूसेंट एग्जाम का सीरीज अभी चैनल पर चला रहे हैं। लूसेंट फॉर ऑल एग्जाम नामक प्लेलिस्ट में भी एक बार जरूर विजिट कीजिए, क्योंकि वहाँ पे जो है बहुत सारे जो है लूसेंट के जितने भी बीपीएससी तैयारी में सब्जेक्ट्स आते हैं उन सभी का जो है वन शॉट रिविजन चलाई जा रही है। उन वीडियोज को भी आप एक बार जरूर देख ले। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। धन्यवाद। 6 जनवरी 2022 का पेपर अभी हम सॉल्व कर रहे थे सीटेट का, जो कि प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है और जो कि आपकी परीक्षा के दृष्टिकोण से बहुत ही इंपॉर्टेंट है ये सभी पेपर। और हमने जो है पिछले वीडियो में ईवीएस का जो है 15 क्वेश्चन कर लिए थे पिछले वीडियो में, और जो बचे हुए क्वेश्चन है ईवीएस के 6 जनवरी 2022 का पेपर का आज हम इस वीडियो में पूरा करने वाले हैं। यदि आप भी तैयारी कर रहे हैं सीटेट जुलाई 2025 के लिए तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, वीडियो को लाइक एंड शेयर कीजिए और कमेंट कीजिए। शुरू करते हैं वीडियो को, और सब्सक्राइब अभी तक आपने नहीं किया है तो प्लीज आप सब्सक्राइब कर ले। और एक प्लेलिस्ट बना हुआ है आप सभी के लिए, सीटेट जुलाई 2025 पेपर 1 नामक प्लेलिस्ट है। चैनल के प्लेलिस्ट में जाके जरूर एक बार देख लीजिए प्लेलिस्ट को। उसमें जो है बहुत सारे पेपर का जो है हमने सीटेट का, ईवीएस का और सीडीपी से संबंधित जितने भी क्वेश्चंस थे उन्हें सॉल्व कर लिया है। जो भी प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस हैं हमने बहुत सारे वीडियो जो है उस पर ऑलरेडी बना लिया है, अपलोड भी कर दिए हैं। तो आप विजिट कर लीजिए एक बार प्लेलिस्ट को। शुरू करते हैं वीडियो को। 76 से आज करेंगे, 75 तक हमने पिछले वीडियो में कर लिया था। तो ये जो है पेडागोजिकल सेक्शन है ईवीएस का, पेडागोजी का जो क्वेश्चन है वही आज हम करेंगे। क्वेश्चन 76 है, पर्यावरण अध्ययन में गृह अधिविन्यास का उद्देश्य है। तो देखिए गृह अधिविन्यास से कंफ्यूज नहीं होंगे। गृह कार्य जो मिलता है आपको, होमवर्क बच्चों को जो दिया जाता है, इसके पीछे क्या उद्देश्य होता है यही पूछा गया है। तो आप देखते हैं कि विद्यालय में जो है जब पढ़ाने के पश्चात जो है शिक्षक क्या करते हैं कि बच्चों को जो है गृह कार्य देते हैं, उन्हें जो है घर पे जाके उस कार्य को पूरा करके लाना होता है। और कक्षा कार्य दिया जाता है जो कि क्लास वर्क होता है, क्लास में ही करना होता है। तो गृह अधिविन्यास यानी कि गृह कार्य देने के पीछे क्या उद्देश्य होता है एक शिक्षक का, आप देख लीजिए ऑप्शंस क्या है। पुनरावृत्ति एवं सुदृढ़ीकरण, घर पर समय का सदुपयोग, विद्यालय में सीखी संकल्पनाओं में दक्षता, सीखने का विस्तार। तो देखिए बच्चे जो है जब स्कूल में सीखते हैं तो उसको जो है यदि उन्हें कार्य के रूप में नहीं दिया जाए, उन्हें जो है फिर से उसे करने के लिए नहीं दिया जाए, तो ऐसे में जो है बच्चे भूल जाते हैं क्या पढ़ा था क्या नहीं, और उन्हें जो है याद कुछ नहीं रह जाता है। तो ऐसे में जो है बच्चों की जो है विद्यालय में जो सीख रहे हैं उसमें दक्षता हासिल करने के लिए जो है बच्चों को जो है गृह कार्य दिया जाता है। तो इसके पीछे यही उद्देश्य होती है। करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन 3, विद्यालय में सीखी संकल्पनाओं में दक्षता। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन 77 में, शीला ने कक्षा 3 के विद्यार्थियों को पढ़ाने के लिए उप प्रकरण पशु लिया, यानी कि पशु चैप्टर को जो है वो पढ़ा रही है। ठीक है, निम्न में से कौन से प्रकरण उनके अधिगम के विस्तार के लिए लाभदायी होंगे। तो कौन सा जो है तरीका पढ़ाने का तरीका है, कौन सा जो है सबसे सही होगा, बच्चों के लिए जो है लाभदायक होगा। तो देख लेते हैं ऑप्शंस क्या क्या है। यहाँ पे देखिए 4 ऑप्शन दिए गए हैं। किसी कविता के स्थानिक पशुओं के नामों का उच्चारण करना। तो देखिए किसी कविता में जो है पशुओं का नाम दिए गए हैं, उसे उच्चारण कर लेने से क्या बच्चे पशु के बारे में जान जाएंगे? नहीं, ये गलत हो जाएगा। ठीक है, प्राणी उद्यान के पशुओं तथा स्थानिक पशु के चित्र को दिखाना, सिर्फ चित्र दिखाना काफी नहीं है। ठीक है, ये भी गलत हो जाएगा। प्राणी उद्यान में पशु जानवरों को देखना,
पशुओं के चित्र को कट आउट देखना, तो देखिए ये भी नहीं होगा। करेक्ट आंसर जो होगा इसमें ऑप्शन 3 होगा। इसमें जो है प्राणी उद्यान में पशुओं जानवरों को देखना, यानी कि बच्चे जो है जब अपनी आंखों से जानवरों को देखेंगे, राष्ट्रीय उद्यान ये सब जो बने होते हैं, नेशनल पार्क से यहाँ पर जाके खुद से जो है विजिट करके जो है बच्चे सब देखते हैं, खुद से देखते हैं, तो उन्हें जो है अनुभव मिलती है, एक्सपीरियंस मिलती है, किस तरह से जो है जानवर रहते हैं, किस प्रकार से वो दिखते हैं, और साथ में जो है कौन सा भोजन जो है वो लेते हैं, और किस प्रकार के जो है उनका क्रिया रहता है, किस प्रकार से जो है गतिविधि करते हैं, सब जो है वो देखेंगे तो बहुत कुछ जो है आसानी से याद हो जाएगी। और सबसे उपयुक्त ऑप्शन जो है यही होगा, प्राणी उद्यान में पशु जानवरों को देखना। ऑप्शन 3 सही है। आगे बढ़ते हैं। इसलिए भी कहा जाता है कि बच्चों को जो है चिड़ियाघर घुमाने के लिए, और स्कूल में भी हम देखते हैं, स्कूल से जो है ले जाया जाता है बच्चों को चिड़ियाघर भ्रमण के लिए। ठीक है, तो ये सब जो है आवश्यक कदम है बच्चों को सिखाने के लिए। ठीक है, तो करेक्ट आंसर हो जाएगा वो। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन 78 में। जल से संबंधित त्योहारों को समुदाय द्वारा मनाने को ज्ञात करने के लिए सर्वाधिक उपयुक्त युक्ति कौन सी है? तो देखिए, जल से संबंधित जो त्योहार होते हैं, उसको जो समुदाय द्वारा मनाने को ज्ञात करने के लिए सर्वाधिक उपयुक्त युक्ति कौन सी है? सहपाठी द्वारा सीखना। तो देखिए, जो जल से संबंधित त्योहार होते हैं उसके बारे में जानने के लिए जो है सबसे उपयुक्त ऑप्शन कौन सा होगा? सहपाठी द्वारा सीखना। क्या आपके जो सहपाठी हैं उनको उतना जानकारी होगी? नहीं होगी, क्योंकि जो वो भी आप ही के साथ जो है पले बड़े हैं, तो उनको उतना जानकारी नहीं होगी। समुदायों के त्योहारों के वीडियो देखना, ये भी नहीं होगा। परिवार तथा समुदाय के बुजुर्गों से बातचीत करना, सही है। शिक्षक से चर्चा करना। देखिए, सबसे उपयुक्त जो होगा वो हो जाएगा अपने परिवार के जो बुजुर्ग सदस्य हैं और परिवार के जो माता पिता हैं उनके साथ जो है आप इस जल से संबंधित जो त्योहार होते हैं उनके बारे में आप पता कर सकते हैं, ज्ञात कर सकते हैं। जैसे कि एक तो होली ही होती है, और भी ऐसे पर्व होंगे जो मनाए जाते हैं। ठीक है, तो उन्हें जो है पता किया जा सकता है अपने घर परिवार के लोगों से और बुजुर्गों से। ठीक है, उन्हें क्योंकि पहले से ही जो मनाते आए हैं, और उन्हें जो है इसका अच्छा ज्ञान होगा। तो करेक्ट आंसर इसमें हो जाएगा ऑप्शन 3। क्वेश्चन 79 है। कक्षा 1 तथा 2 में पर्यावरण अध्ययन की कोई पाठ्य पुस्तक क्यों नहीं है? तो देखिए, हमने पढ़ा है कि पाठ्य पुस्तक जो कक्षा 1 और 2 के हैं इसमें जो है पर्यावरण अध्ययन के कोई विषय नहीं है। कक्षा 3 से ही जो है पर्यावरण अध्ययन का जो है ईवीएस का अलग सब्जेक्ट जो है पढ़ाया जाता है। तो 1 और 2 में जो है क्यों नहीं दिया गया है, तो देख लेते हैं। देखिए, पर्यावरण अध्ययन के प्रक्रिया कौशल शिक्षक की हैंडबुक में सुझाए गए खेलों द्वारा पढ़ाए जाते हैं, नहीं होगा, ये ऑप्शन गलत है। ठीक है, पर्यावरण अध्ययन के प्रक्रिया कौशल शिक्षक की हैंडबुक में सुझाए गए खेलों द्वारा पढ़ाए जाते हैं, ऐसा नहीं है, ये जो है गलत हो जाएगा। पर्यावरण अध्ययन की महत्वपूर्ण संकल्पनाएं शिक्षकों द्वारा संचालित पारस्परिक क्रियाकलापों द्वारा पढ़ाए जाते हैं। देखिए, क्रियाकलाप द्वारा तो पढ़ाया ही जाता है, लेकिन ऐसा नहीं है कि बुक जो है शामिल नहीं किया गया है। बुक शामिल किया गया है। जो भाषा का किताब है और जो गणित का किताब है, इसी में जो है ईवीएस भी शामिल कर दिया गया है। जैसे कि गणित में आप एग्जाम्पल के रूप में हम देख सकते हैं कि कोई पेड़ का जो है चित्र दे दिया गया है, 3 पेड़ हैं, तो पेड़ जो पर्यावरण से जुड़ा हुआ है, ठीक है, पेड़ तो पर्यावरण से जुड़ा हुआ है, तो बच्चे जो है पिक्चर को देखकर जो है वो समझ जाएंगे कि और उनसे जो है इसमें गिनती पूछा जा रहा है कि कितने पेड़ हैं। ठीक है, तो बच्चे काउंट करके बताएंगे कि 1 2 3। ठीक है, इस प्रकार से। और क्या है कि छोटे छोटे बच्चे हैं, 1 और 2 के बच्चे बहुत छोटे होते हैं, 6 साल 7 साल 8 साल के बच्चे होते हैं। ठीक है, तो ऐसे में जो है इन बच्चों को जो है जैसे पिक्चर देखेंगे पेड़ के, चिड़िया के, और इसके इन्हें जो है काउंटिंग करने के लिए दे दिया जाएगा, तो बच्चे जो है इस प्रकार से काउंट करके जो है आराम से सीख सकते हैं। इसलिए जो है अलग से ईवीएस का पुस्तक की कोई आवश्यकता नहीं पड़ रही है। ठीक है, तो गणित और भाषा का पुस्तक में ही सिखा दिया जाता है। तो देख लेते हैं, ये नहीं होगा, क्योंकि पर्यावरण महत्वपूर्ण संकल्प शिक्षकों द्वारा संचालित क्रियाकलापों द्वारा नहीं पढ़ाया जाता है। पढ़ाया जाता होगा, लेकिन इतना जो है काफी नहीं है। ठीक है, और देखते हैं, पर्यावरण अध्ययन से संबंधित संकल्पना कौशल भाषा तथा गणित के द्वारा सिखाया जाता है, बिल्कुल सही।
ऑप्शन 3 करेक्ट होगा, क्योंकि मैंने अभी भी आपको बताया भाषा और गणित का जो किताब है इसी में जो है जो ईवीएस के जो जो भी पढ़ाया जाता है, ईवीएस में संकल्पनाएं जिस जो भी है इसकी, वो जो है उसी में शामिल कर दिया गया है और उसी के तहत जो है पढ़ा दिया जाता है बच्चों को। तो सही हो जाएगा, ये भी गलत होगा। ठीक है, सिर्फ इसमें जो है भाषा शिक्षण द्वारा दिया गया है, भाषा द्वारा दिया जाता है और गणित के साथ भी इसमें दिया जाता है। ठीक है, गणित भी। तो ऑप्शन 3 सबसे सही है। क्वेश्चन 80 है, निम्न में से कौन सामाजिक सांस्कृतिक वातावरण का उदाहरण है? ऑप्शन है जल, जंगल, स्मारक, समुदाय। तो देखिए सामाजिक संस्कृति के अंदर जो है समुदाय आ जाएगा। ठीक है, ऑप्शन 4 करेक्ट हो जाएगा। जल जो ये संसाधन है, प्राकृतिक संसाधन है, वन भी है, और स्मारक नहीं होगा। समुदाय जो है ये समाज के अंतर्गत आता है। तो करेक्ट जो होगा इसमें ऑप्शन 4 हो जाएगा, समुदाय। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन 81 में। पर्यावरण अध्ययन की संकल्पनाओं को प्राथमिक स्तर पर प्रस्तुत करने का उपागम ऐसा है कि विद्यार्थियों को भोजन, आश्रय इत्यादि के विषय में ज्ञात करने के लिए अपने परिवार और समुदाय के सदस्यों से परामर्श लेना पड़ता है। इसका कारण है, तो देखिए पर्यावरण अध्ययन में जो है कहा गया है कि बच्चों को जो है जो भी भोजन करना है, आश्रय इत्यादि के विषय में जो है जानने के लिए जो है अपने परिवार से जो है पूछना पड़ता है, अपने समुदायों के सदस्य से जो है परामर्श लेना पड़ता है, उनसे जो है बातचीत करना पड़ता है। तो क्या कारण है इसके पीछे? तो सिंपल सा कारण है कि बच्चे जो है परिवार से ही जो है उनका प्राथमिक सामाजिकरण जो होता है वो परिवार में ही होता है और समाज में होता है। ठीक है, तो बच्चे जो है क्या होते हैं कि वो अपने परिवार से सीखते हैं, दोस्त मित्रों से सीखते हैं, समाज के लोगों से सीखते हैं। तो इसे जो है कहा जा सकता है कि प्राथमिक, क्योंकि समाजीकरण जो है बच्चों का परिवार से ही होता है, तो इसलिए जो है ये ज्ञात करने के लिए जो है परिवार और समुदाय जो है आवश्यक है। देख लेते हैं ऑप्शंस क्या क्या है। विद्यार्थी अपने परिवार और समुदाय के सदस्यों के निकट है। और ऑप्शंस देखते हैं, परिवार और समुदाय भोजन, आश्रय इत्यादि के संबंध में अधिक जानकारी रखते हैं। जानकारी तो और लोगों के पास भी रहता है, विद्यालय के पास भी रहता है, शिक्षक के पास भी रहता है। ठीक है, तो ये नहीं होगा। अधिगम का प्राथमिक स्रोत विद्यार्थियों की सामाजिक सांस्कृतिक पृष्ठभूमि है, बिल्कुल सही। बच्चे जो है समाज से जितना सीखते हैं उतना समाज और परिवार से जितना सीखते हैं उतना जो है पहले जो है परिवार और समाज से सीखते हैं, बाद में जो है और भी उनके जो है स्रोत होते हैं उनसे वो सीखते हैं। ठीक है, तो ऑप्शन 3 इसमें करेक्ट हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन 82 में। संज्ञानात्मक बाधित विद्यार्थियों को पर्यावरण अध्ययन पढ़ाने की कौन सी युक्ति सर्वाधिक उपयुक्त है? तो ये ऑप्शंस क्या क्या है? जो संज्ञानात्मक बाधित विद्यार्थियों को पर्यावरण अध्ययन पढ़ाने की कौन सी युक्ति सर्वाधिक उपयुक्त है? कक्षा में मिश्रित सहपाठी समूह बनाएं, पढ़ाने के लिए श्रव्य पाठों का अधिक विकास करें, कार्यों को भागों में बांटे और पृथक रूप से भागों का पूरा करें, स्पर्शी शिक्षण अधिगम सामग्रियों का अधिक उपयोग करें। तो देखिए स्पर्शी शिक्षण जो होगा, जो दृष्टिबाधित बच्चे होंगे उनके लिए होगा, संज्ञानात्मक बाधित बच्चे के लिए नहीं, गलत हो जाएगा। पढ़ाने के लिए श्रव्य पाठ होगा, साउंड वाला जो ऑडियो जो है उस प्रकार से पढ़ाना, ये भी नहीं होगा, क्योंकि जो श्रवण से जो है बाधित बच्चे होते हैं उनके लिए जो है सही होता है। मिश्रित सहपाठी समूह बनाए, ये नहीं होगा, इसमें जो है करेक्ट आंसर हो जाएगा कार्यों को भागों में बांटे और पृथक रूप से भागों को पूरा करें। क्योंकि संज्ञानात्मक बाधित जो बच्चे होते हैं वो आसानी से चीजों को नहीं समझ पाते हैं, तो उनके लिए जो है छोटे छोटे भागों में बांट कर जो है पृथक करके उन्हें जो है समझाया जा सकता है। ठीक है, करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन 3। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन 83 में। पाठ योजना में ईवीएस की विषय वस्तु के विश्लेषण हेतु निम्न में से कौन सा आवश्यक चरण है? पाठ योजना में ईवीएस की विषय वस्तु के विश्लेषण हेतु निम्न में से कौन सा आवश्यक चरण है? तो देख लेते हैं ऑप्शन क्या क्या है। सामग्री के उद्देश्यों को गठन करना, नहीं होगा। सामग्री को सिखाने के संसाधनों का पहचान करना, नहीं। अनुद्देश्य उद्देश्यों के आकलन के लिए परियोजना बनाना। तो देखिए करेक्ट आंसर जो होगा इसमें संकल्पना मानचित्र बनाना। पाठ योजना में ईवीएस की विषय वस्तु को विश्लेषण हेतु जो है सबसे आवश्यक है मानचित्र बनाना। ठीक है,
जो भी जो विषय वस्तु है उसका जो है यदि आप इमेजिनेशन करते हैं, अपने माइंड में जो है इमेजिनेशन करते हैं, संकल्पना करते हैं और मानचित्र बना लेते हैं तो आसानी से जो है याद हो जाता है। ठीक है, आगे है क्वेश्चन 84। सतत एवं समग्र मूल्यांकन में समग्र संबंधित है, तो समग्र मूल्यांकन क्या होता है? ऑप्शन है संज्ञानात्मक स्तर से, सह पाठ्यचर्या क्रियाकलाप से, समग्र विकास से, शैक्षिक सत्र क्षेत्र से। ठीक है, इसका जो है करेक्ट आंसर होगा वो होगा समग्र विकास से। ठीक है, समग्र विकास यानी कि सबका विकास। ठीक है, सतत एवं समग्र मूल्यांकन में समग्र शब्द जो है किससे संबंधित है? समग्र जो है संबंधित है समग्र विकास से। समग्र का अर्थ होता है कि सबका जो है इसमें विकास हो। ठीक है, नेक्स्ट है क्वेश्चन 85। पर्यावरण अध्ययन के सीखने के आकलन का एक उदाहरण कौन सा है? क्वेश्चन 85 है, पर्यावरण अध्ययन के सीखने के आकलन का एक उदाहरण कौन सा है? तो देखिए, सीखने का आकलन का उदाहरण कौन सा है, तो देख लेते हैं। कार्यपत्रक के द्वारा विद्यार्थियों का भारत के मानचित्र पर भारत के तटीय राज्यों को खोजना। भारत के मानचित्र जो है बच्चों को दे दिया गया है और उन्हें जो है कहा गया है कि भारत के जो है जो तटीय राज्य हैं उन्हें जो है खोजने के लिए, यानी कि जो समुद्र तट पर जो है उन राज्यों को जो है ढूंढना है बच्चों को। ठीक है, और देखिए, विद्यार्थियों को अगले स्तर में भेजने के लिए वार्षिक परीक्षाएं लेना, तो इससे जो है परीक्षा लेना ये नहीं होगा। ठीक है, पर्यावरण अध्ययन अवधारणाओं के निष्पादन के स्तर को ज्ञात करने के लिए अर्धवार्षिक परीक्षा, ये भी परीक्षा की बात हो रही है, इसमें ये नहीं होगा। अभिभावक को उनकी उपलब्धियों के विषय में बताने के लिए प्रत्येक इकाई के अंत में परीक्षा लेनी है। देखिए, तीनों में जो है परीक्षा के बारे में ही दिया गया था, तीनों ऑप्शन में, तो इससे जो है बच्चे कुछ क्या सीख रहे हैं इसका आकलन नहीं होगा। ठीक है, तो सीखने के आकलन के लिए जो है सबसे सही होगा कि मानचित्र जो है बच्चों को दे दिया गया है और वे जो है उसमें तटीय राज्यों को जो है ढूंढ रहे हैं, खोज रहे हैं, और इसमें जो है वो चिंतन करेंगे, सर्च करेंगे, खोज करेंगे, अन्वेषण करेंगे। ठीक है, तो ये जो है क्या होगा, सीखने का जो है आकलन के लिए सबसे अच्छा होगा। ठीक है, तो करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन 1। आगे है क्वेश्चन 86। क्वेश्चन 86 में दिया गया है, पर्यावरण अध्ययन NEP 2020 के अनुसार में अनुभवात्मक सीखने में वृद्धि के लिए शिक्षण शास्त्रीय अभ्यासों का चुनाव कीजिए। यानी जो अनुभव के द्वारा जो है बच्चे सीख पाएंगे उसकी वृद्धि के लिए जो है, यानी उसको बढ़ोतरी के लिए जो है शिक्षण शास्त्रीय अभ्यासों का कौन सा जो है अभ्यास है वो सही है। तो देख लेते हैं, इसमें जो है कूट दिए गए हैं। ठीक है, तो इसमें कूट में करेक्ट आंसर आपको बतानी है। ठीक है, देख लेते हैं। पर्यावरण अध्ययन की चुनिंदा अवधारणाओं पर ध्यान केंद्रित करना, पर्यावरण अध्ययन के शिक्षण में कला का एकीकरण करना, पर्यावरण अध्ययन के शिक्षण में कहानी कहने की एकीकरण करना। तो देखिए, बच्चे जो हैं अनुभव द्वारा सीखे, ये जो है NEP 2020 के अनुसार जो है कहा गया है, और इसकी वृद्धि के लिए जो है कौन सा जो है तरीका सही होगा, तो पर्यावरण अध्ययन के चुनिंदा अवधारणाओं, बस कुछ ही अवधारणाओं, कुछ अवधारणाओं को चुनकर उन पर जो है ध्यान केंद्रित करने से जो है ये नहीं होगा ये, क्योंकि सभी जो भी अवधारणाएं जो है PBS के पुस्तक में दिए गए हैं वो सभी अवधारणाएं जो है इम्पोर्टेंट है और उन सभी पर जो है ध्यान केंद्रित करने की आवश्यकता है, तो ये नहीं होगा। पर्यावरण अध्ययन के शिक्षण में कला का एकीकरण करना, बिल्कुल सही। यदि कला जो है बहुत इम्पोर्टेंट होता है, बच्चे जो हैं ड्राइंग करते हैं, पेंटिंग करते हैं, बहुत कुछ जो है वो देखते हैं, उस प्रकार से चित्र बनाते हैं, पेंट करते हैं, कलर करते हैं, ये सब से जो है कला जो है बहुत ही इम्पोर्टेंट चीज़ होता है, और ये जो है EVS के शिक्षण में एकीकरण करने से जो है उनकी अनुभवात्मक जो सीखने में जो होगा वृद्धि होगा। ठीक है, पर्यावरण अध्ययन के शिक्षण में कहानी कहने की एकीकरण, कहानी के माध्यम से जो है बच्चे बहुत आसानी से सीखते हैं, उन्हें बहुत आसानी से समझ में आती है,
बच्चों को जो विभिन्न पात्र होते हैं कहानी में वे जो है उनके जगह पर खुद को रख के जो है वो कल्पना कर सकते हैं, सोच सकते हैं, और जो है वैसी परिस्थितियों में उन्हें क्या करना चाहिए, क्या नहीं करना चाहिए, और कहानी से जो है उनकी क्या मोरल है, क्या जो है कहानी बताने की कोशिश कर रही है, कहानी के माध्यम से जो है बच्चे बहुत आसानी से सीख जाते हैं। तो ये भी सही हो जाएगा। ठीक है, तो बी और सी जो है सही तरीका होगा। करेक्ट आंसर इसमें हो जाएगा ऑप्शन 3 बी एंड सी। देखिए आप लोगों के लिए एक इन्फॉर्मेशन है, यदि आप बीपीएससी टीआरई का तैयारी कर रहे हैं, क्योंकि टीचर का जो अगला स्टेप है आपका सीटेट परीक्षा को पास करने के पश्चात आपको बीपीएससी टीआरई ही करनी है। तो ऐसे में जो है बीपीएससी टीआरई के लिए जो है हमने एक प्लेलिस्ट बनाया है लूसेंट का। लूसेंट बुक जो है सभी एग्जाम्स के लिए बहुत इंपॉर्टेंट होती है। तो लूसेंट फॉर ऑल एग्जाम, ठीक है, ऑल एग्जाम नामक एक प्लेलिस्ट बना दिया गया है इसी चैनल पे। प्लेलिस्ट में आप जाकर एक बार इस प्लेलिस्ट को जो है ज़रूर विजिट कर लीजिए, क्योंकि इसमें जो है हिस्ट्री के क्वेश्चंस ऑलरेडी अपलोड हो चुके हैं और आगे जो है हम पॉलिटी के करने वाले हैं। तो आप भी यदि तैयारी करना चाहते हैं बीपीएससी टीआरई का या कर रहे हैं, तो आपके लिए जो है ये सीरीज़ बहुत इंपॉर्टेंट होने वाली है। तो एक बार जो है चैनल में जाके जो है प्लेलिस्ट में आप विजिट इसे भी कर लें। और पिछले वीडियोज़ का आपने नहीं देखा है तो सीटेट जुलाई 2025 पेपर 1 नामक प्लेलिस्ट है, उसे भी जाकर ज़रूर देख लें, क्योंकि परीक्षा के दृष्टिकोण से जो है सीटेट आपको क्रैक करने के पश्चात जो है आपको बीपीएससी टीआरई क्रैक करना है, उसके पश्चात ही जो है आप टीचर बन पाइएगा। ठीक है, तो इसके लिए तैयारी अभी से शुरू कर दीजिए, क्योंकि बहुत कम टीआरई 4 का जो है वैकेंसी आने वाला है, जिसमें लाखों का वैकेंसी है, और जिन्हें भी देने का मौका मिलने वाला है वो तो लकी ही हैं। और तो ये जो मौका मिला है, चांस मिला है, इसे गवाइए मत, बल्कि इसे जो है आप इसका जो है सदुपयोग कीजिए और समय को बर्बाद मत कीजिए, समय का सही सदुपयोग कीजिए और आगे बढ़िए जीवन में, और तैयारी अच्छे से कीजिए ताकि इस बार जो है आप टीचर बन जाएं। और जिन्हें मौका नहीं मिला है उनका जो है सीटेट यदि हो जाता है तो आगे जो है बीपीएससी टीआरई का वो स्टार्ट कर लेंगे, तैयारी शुरू कर देंगे। ठीक है, आते हैं क्वेश्चन पे। क्वेश्चन 87 है, एक प्राणी उद्यान में जाने पर पर्यावरण अध्ययन की शिक्षिका ने अपने विद्यार्थियों से प्राणी उद्यान के जानवरों की खाने की आदतों, उनके देश, बाहरी लक्षणों जैसे आकार, रंग, बाल इत्यादि को खोजने के लिए कहा। इस क्रियाकलाप के द्वारा वह किन प्रक्रिया कौशलों को विकसित कर रही हैं? तो देखिए बच्चों को जो है यही सब दिखाना बहुत ज़रूरी होता है, बतलाना बहुत ज़रूरी होता है। जो बच्चे जो हैं जब देखेंगे तो उन्हें जो है अनुभव मिलेगी कि किस तरह से जो है जानवर रहते हैं, किस तरह के खाना वो खाते हैं, किस तरह का जो है परिवेश उन्हें दिया जाता है, किस तरह का परिवेश जो है उन्हें सूट करता है, और जो है क्या क्या आदतें हैं, किस प्रकार से जो है दिखते हैं, कैसा उनका आकार होता है, ये सभी चीज़ें। ठीक है, तो ये शिक्षिका ने भी जो है वही किया है, जानवरों के खाने की आदत, उनके देश, कौन से देश से वो बिलोंग करते हैं, और उनके बाहरी लक्षण जैसे आकार, उनका रंग, उनका बाल इत्यादि खोजने के लिए कहा है। ठीक है, तो इस क्रियाकलाप के द्वारा वो किन प्रक्रिया कौशल को विकसित कर रही हैं? तो देख लेते हैं ऑप्शंस क्या क्या हैं। तो देखिए यहाँ पे ऑप्शंस 4 हैं। ठीक है, कूट नहीं दी गए हैं इसमें। तो ऑप्शंस देख लेते हैं। अवलोकन, प्रश्न पूछना, संवाद, प्रयोग करना। प्रश्न पूछना, वर्गीकरण, मापन, संवाद। तो देखिए क्रम वाइज जो है यदि देखा जाए तो सबसे पहले तो बच्चे जो है अवलोकन करेंगे, प्रश्न करेंगे, फिर संवेदनशीलता और संवाद करेंगे। ठीक है, तो ऑप्शन 3 इसमें करेक्ट हो जाएगा। सबसे पहले बच्चों जो है देखेंगे, उसे ऑब्जर्व करेंगे, जानवर जो है क्या क्या खा रहा है, क्या और जो है वो किस तरह से रह रहा है, किस परिवेश में वो रह रहा है, उसके बच्चे कैसे दिखते हैं, उसका आकार क्या है, उसका बाल किस रंग का है, किस रंग का वो जानवर दिखता है, ये बाल कैसा है, ये सभी जो है बच्चे देखेंगे। सबसे पहले जो है क्या करेंगे, उसको ऑब्जर्व करेंगे। उसके पश्चात जो भी उनको जो है लगेगा कि उन्हें डाउट होगा, उन्हें का जो है वो प्रश्न पूछेंगे। ठीक है, वो जो है क्या करेंगे, प्रश्न पूछेंगे। ठीक है, प्रश्न करेंगे और उसके पश्चात संवेदनशीलता, उसके पश्चात से संवाद करेंगे, बातचीत करेंगे और पता करेंगे कि क्या जो है इसमें
हमने सीखा और शिक्षक को जो है बतलाएंगे। ठीक है, तो करेक्ट ऑप्शन 3 हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन 88 में। प्राथमिक स्तर पर पर्यावरण अध्ययन का थीम कौन सा है? तो देखिए 6 थीम दिए गए हैं और उपथीम भी दिए गए हैं। ठीक है, तो इसमें देख लेते हैं क्या क्या है। ऑप्शन से आपके जल, मौसम, सामग्री, जानवर। तो देखिए थीम जो है 6 थीम है, जिसमें से जो है जल जो है एक थीम है, मौसम नहीं है, सामग्री नहीं है, जानवर जो है लेकिन ये जो है उपथीम है। ठीक है, तो ये भी नहीं होगा इसमें। जानवर, पेड़ पौधा और रिलेशनशिप, ये सभी जो है क्या है, उपथीम है। और जल, यात्रा और भोजन और उसी प्रकार से चीज़ें जो हम क्या करते हैं और बनाते हैं। ठीक है, ये सभी जो है थीम है। 6 प्रकार के जो है थीम है। ठीक है, तो आगे बढ़ते हैं। इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन 1। क्वेश्चन 89 है, पर्यावरण अध्ययन के आकलन में एक शिक्षक कौन से उच्च स्तरीय चिंतन वाले प्रश्न का चुनाव करेंगे? तो देखिए आकलन करने के लिए जो है, पर्यावरण अध्ययन के आकलन के लिए जो है एक शिक्षक जो है कौन सा उच्च स्तरीय चिंतन वाले प्रश्न का चुनाव करेंगे? तो देख लेते हैं ऑप्शंस क्या क्या हैं। देखिए ऑप्शन देख लेते हैं। हम कौन सी 5 जड़ें खाते हैं? तो देखिए क्या जो है, ये जो है इसमें बच्चे चिंतन करके सोच कर के जो है इसका आंसर बताएंगे। तो आगे भी देख लेते हैं और क्या क्या प्रश्न है। क्या होगा यदि पृथ्वी पर पेट्रोल और डीजल ना हो? पत्तियों का हरा रंग किस कारण से है? बीज बोने से लेकर गेहूं की फसल काटने तक के चरण कौन से हैं? तो देखिए प्रश्नों को यदि देखा जाए तो सबसे ज़्यादा जो है बच्चे किसमें चिंतन करेंगे और अधिक सोच कर जो है आंसर देंगे। तो इसमें जो है देखिए कौन सी 5 जड़ें खाते हैं, इसका जो फिक्स आंसर होगा, जैसे कि जो है अदरक हो गया, आलू हो गया, ये सब जो है इनका जो है जड़ें खाया जाता है। तो ये सभी जो है क्या हो जाएगा, फिक्स हो जाएगा इसका आंसर। ठीक है, ये नहीं होगा, इसमें सोचने की कोई आवश्यकता नहीं पड़ेगी उतना। क्या होगा यदि पृथ्वी पर पेट्रोल और डीजल ना हो? ये आपका इसमें करेक्ट दिख रहा है, क्योंकि इसमें जो है बहुत अधिक सोचने की आवश्यकता है कि अगर ऐसा हो गया कि पृथ्वी पर जो है पेट्रोल और डीजल, ये सब पेट्रोलियम जो है ख़त्म हो जाएगा, तो ऐसी स्थिति में जो है कैसे जो है जीवन चलेगी, किस तरह से जो है हमारी जीवन जो है और पीछे हो जाएगी, और किस प्रकार से जो है या नए नए तकनीक जो है लाया जा सकता है इसकी जो है कमियों को पूरा करने के लिए। तो ये ऑप्शन सही हो सकता है। पत्तियों का हरा रंग किस कारण से है? तो पर्णहरित के कारण, यानी कि क्लोरोफिल के कारण जो है पत्तियों का रंग हरा होता है। तो ये तो सिंपल सी आंसर हो जाएगा, ये नहीं होगा। ठीक है, बीज बोने से लेकर गेहूं के फसल काटने तक के चरण कौन से है? तो इसके जो है चरण बताने होंगे, ये भी फिक्स है, तो ये भी नहीं होगा। ठीक है, सबसे ज़्यादा सोचने की आवश्यकता इस प्रश्न में ऑप्शन 2 करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट है क्वेश्चन 90। तो देखिए ये जो है लास्ट क्वेश्चन है इस वीडियो का, तो देख लेते हैं। 8 विद्यार्थियों के 5 समूहों में से प्रत्येक समूह ने वन्य जीवों के संरक्षण के लिए लघु नाटिका प्रस्तुत की। उनके पर्यावरण अध्ययन की अवधारणाओं की समझ और सृजनात्मक अभिव्यक्ति का सर्वाधिक उपयुक्त आकलन किया जा सकता है। तो देखिए यहाँ पर जो है कोड भी नहीं दिए गए हैं, 4 ऑप्शन हैं, इसी में से आपको चूज करने हैं। 8 विद्यार्थियों का क्या किया गया, 5 समूह बना दिया गया। ठीक है, 5 समूहों में जो है एक समूह में 8 विद्यार्थी हैं और ऐसे जो है 5 समूह बनाए गए हैं। और वन्य जीव के संरक्षण के लिए जो है लघु नाटक जो है लघु नाटक जो है प्रस्तुत करने के लिए कहा गया, यानी कि जो वन्य जीव का जो है किस तरह से संरक्षण हो सकता है, किस प्रकार से जो है इसको बचाया जा सकता है, वन्य जीवों का। ठीक है, वन्य जीवों का, तो जीवों का संरक्षण किस प्रकार से हो सकता है, तो इसके संरक्षण के लिए जो है लघु नाटिका यानी कि छोटे नाटक जो है प्रस्तुत करने के लिए कहा गया। लघु यानी कि छोटा। ठीक है, तो उनके पर्यावरण अध्ययन की अवधारणाओं की समझ और सृजनात्मक अभिव्यक्ति
यानी जी इससे जो है क्या दिखेगा कि उनके जो है पर्यावरण अध्ययन की कितनी समझ है और सृजनात्मक उनकी जो सृजनात्मकता उनकी जो है दिखेगी, और अभिव्यक्त करने की जो उनकी जो क्वालिटी है ये भी दिखेगी। ठीक है, तो उपयुक्त आकलन किया जा सकता है, तो किससे जो है सही आकलन हो सकता है ये हमें बताना है। ठीक है, प्रश्न में तो ऑप्शन है पोर्टफोलियो। तो देखिए पोर्टफोलियो नहीं होगा, क्योंकि ये जो है रिकॉर्ड रखने का एक तरीका उस प्रकार का तरीका होता है जैसे बच्चों का जो है हर दिन का आकलन करके जो है इसमें रिकॉर्ड रखा जाता है। पर्यावरण अध्ययन संप्रदायों की प्रस्तुति एवं समझ के आकलन के लिए रूब्रिक्स, प्रस्तुतिकरण का अवलोकन एवं रिकॉर्डिंग, पर्यावरण अध्ययन अवधारणाओं को जांचने के लिए प्रस्तुति के उपरांत पेन पेपर परीक्षा। पेन पेपर परीक्षा तो बिल्कुल भी नहीं होगा। तो यहाँ पे देखिए अवलोकन और रिकॉर्डिंग भी नहीं होगा। करेक्ट आंसर जो हो जाएगा रूब्रिक्स होगा। ठीक है, उनके संप्रदायों की प्रस्तुति एवं समझ के आकलन के लिए रूब्रिक्स का इस्तेमाल करना, ऑप्शन सेकेंड सही हो जाएगा। अभी कंप्लीट कर लिया है, तो आपने जो है अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो पहले चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को प्रेस करना ना भूलिए, ताकि जैसे ही नोटिफिकेशन आए आपको जो है जैसे ही कोई वीडियो अपलोड हो आपको समय पर नोटिफिकेशन मिले और आप एक भी वीडियो मिस ना करिए। तो देखिए वीडियो थोड़ा डिले हो रहा है, तो इसके लिए जो है मैं माफ़ी चाहती हूँ, लेकिन मैं कोशिश करूँगी हर दिन जो है आपका एक वीडियो कम से कम अपलोड हो जाए। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। आगे जो है हम नेक्स्ट पेपर करेंगे, नेक्स्ट क्वेश्चन पेपर 2022 का। ठीक है, तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, वीडियो को लाइक एंड शेयर कीजिए। बहुत बहुत धन्यवाद।